बट क्यों कर रही गवर्नमेंट ऐसा? ट्रेडर्स को क्यों नहीं बढ़ने देना चाहती? इंडियन गवर्नमेंट का माइंडसेट ही यही है, कोई भी फील्ड है, कोई भी इंडस्ट्री है, अगर बड़ा पैसा है उसमें तब जाके उसको अटेंशन देंगे। रेगुलेशन तो दूर की बात है, बट अगर दिख रहा है कि पैसा है तो सबसे पहले हम मांगेंगे टैक्स। तो मैंने भी एक बात सुनी थी, मतलब कि जितने भी ये जो प्लेटफॉर्म्स है जो कि ट्रेडिंग करवाते हैं, उनसे ज़्यादा पैसा तो गवर्नमेंट कमा रही है। 110%। उमर पंजाबी, फाउंडर, फॉरेक्स ट्रेडर, कंटेंट क्रिएटर, जिसने सिर्फ 10 साल की उम्र में पैसे कमाने शुरू किए और जिंदगी के हर चैलेंजेस को अपने फेवर में बदलते हुए 22 साल की उम्र में मल्टी मिलियनर बने। इंडियन स्टॉक मार्केट इज द ओनली मार्केट इन द वर्ल्ड जहाँ पे लेवरेज को बैन किया गया है। लेवरेज से ही तो मार्केट चलती है और इंडिया में वो इसको हटा दिया गया है। तो फॉरेक्स ट्रेडिंग आप दुबई से करते हैं? करेक्ट। दुबई में सब कुछ लीगल है? हाँ, दुबई में एवरीथिंग इज रेगुलेटेड, पूरा लीगलाइज्ड है, कोई प्रॉब्लम नहीं। दुबई गवर्नमेंट क्या बेनिफिट्स देती है साहब को? सबसे पहले तो टैक्स नहीं है, जीरो टैक्स। जीरो टैक्स। अब लोग कहते हैं कि दुबई में महंगाई बहुत है। अगर मैं दुबई जाके 20-30% एक्स्ट्रा स्पेंड कर रहा हूँ, उतना तो मैं यहाँ टैक्स दे देता, तो उससे अच्छा मैं वहाँ 20-30% ज़्यादा स्पेंड करके एक अच्छी लाइफस्टाइल तो जी रहा हूँ। मेरे हिसाब से नेटवर्किंग के बगैर धंधा बढ़ाना बहुत मुश्किल। मैंने बनाया सर। कैसे? मैं किसी आदमी से 1 रुपया लेता नहीं हूँ, किसी को एक देता नहीं हूँ, मेरे को किसी से कोई काम नहीं है, फिर भी मैं आज 150 करोड़ की कंपनी बना के बैठा हूँ। बट आपके एम्प्लॉयज़ के अमंग्स तो आपको नेटवर्क बनाना पड़ा। आई डोंट नो वो क्या कर रहे हैं, मैं मेरी बात कर रहा हूँ, मैंने बिजनेस बनाया। अच्छा, ट्रेडिंग के अंदर मतलब हाई रिटर्न्स कैसे अचीव किए जाए? ट्रेडिंग के अंदर हाई रिटर्न्स तभी आता है जब हाई रिस्क ले रहे हो। मेरा एक दोस्त है, उसका नाम क्यू है, क्यू बैंक्स। उसने एक ट्रेड लिया, 70 लाख का वो हो गया 1.5 करोड़। फिर उसके बाद एक न्यूज़ आ गई मार्केट में, 1.5 करोड़ से वो सीधा चले गया 35 लाख। इन द नेक्स्ट 6 डेज वो 35 लाख हो गया ऑलमोस्ट 6 करोड़। तो लॉस भी तो होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है ना? 100% लॉस भी होने के बहुत चांसेस है। ऐसा ही शायद कोई प्रोफेशन होगा जिसमें आप हर चीज़ सही करके भी लॉस कर सकते हो। तो इसमें लक का गेम है? डेफिनेटली लक का रोल है, बट फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू द पावरफुल ह्यूमन शो। थैंक यू वेरी मच। आप एक पावरफुल ह्यूमन है बिकॉज आप छोटी सी उम्र में इतना पैसा कमा रहे हैं, लग्जरी लाइफ जी रहे हैं। और आज के इस पॉडकास्ट में मैं भी जानने की कोशिश करूंगा कि वास्तव में जो पैसा दिख रहा है वो बनाया जा सकता है या नहीं बनाया जा सकता है, कितनी हकीकत है, क्या सच्चाई है इसके पीछे, वो सब मैं आपसे एक डेविल्स एडवोकेट की तरह जानने की कोशिश करूँगा। क्योंकि मेरे को तो बिल्कुल बिलीव नहीं होता कि जो दिखता है वो सही है, क्योंकि इंस्टाग्राम की रील और रियल लाइफ में बहुत डिफरेंस होता है। करेक्ट। मतलब आप क्या करते हो? क्या करता हूँ तो बाय प्रोफेशन मैं ट्रेडर हूँ, दैट इज़ माय मेन सोर्स ऑफ इनकम। उसके अलावा वी डू सम सोशल मीडिया एज वेल, सोशल मीडिया पे एजुकेशन एज वेल, कोर्सेज भी है। फिर उसके अलावा अभी यूट्यूब मैंने बंद किया हुआ था, पिछले 1 साल से क्यों क्विट किया हुआ, बट अभी 1 नवंबर से फिर से मैं अपना यूट्यूब चैनल शुरू कर रहा हूँ। बट सोशल मीडिया मेरा ऐसा ऑनेस्टली कुछ प्लान था नहीं एग्रेसिवली करने का। यूट्यूब किया जो भी मैंने किया, उसके बाद मैंने बंद कर दिया एकदम। इंस्टाग्राम भी मेरा एकदम डेड हो गया था। बट फिर पिछले 1 साल से सोशल मीडिया पे भी ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ, फोकस एग्रेसिवली थ्रो कर रहा हूँ। एंड बाय द ग्रेस ऑफ गॉड आई थिंक इन लेस देन 1 ईयर हम लोगों ने 1 मिलियन का माइलस्टोन अचीव किया है। पिछले 1.5 साल पहले पाया 50,000 फॉलोअर्स, अभी टुडे वी आर ऑलमोस्ट 1.2 मिलियन। तो मेरा एक प्रिंसिपल ये है कि मैं जो भी करता हूँ उसको अच्छे से करता हूँ। मतलब मेरा डेफिनेशन ऑफ सक्सेस इज पर अचीविंग एक्सेलेंस इन वॉट एवर आई डू। जो भी चीज़ में मैं घुस रहा हूँ उसमें मुझे एक्सेलेंट होना है, अदरवाइज मुझे करना ही नहीं। दैट इज़ माई वे ऑफ डूइंग थिंग्स। वैसे मैं करता हूँ जो भी करता हूँ। तो पहले फॉरेक्स ट्रेडिंग के बारे में समझते हैं। आप ट्रेडिंग करते थे राइट? नॉर्मल ट्रेडिंग करते थे, फिर कैसे? आज भी करता हूँ। हाँ, तो कैसे ट्रेडिंग करते हो आप? क्या ट्रेडिंग करते हो? तो ट्रेडिंग मैं पहले गोल्ड करता था। जब मैंने ट्रेडिंग शुरू की थी फॉरेक्स मार्केट में, पहले तो मैंने अपना जर्नी शुरू किया था इंडियन स्टॉक मार्केट से। इंडियन स्टॉक मार्केट में मैंने शुरू किया, इंडियन इक्विटी किया, फिर फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में गया, उसमें लॉस किया, पैसे गंवाए। फिर उसके बाद 3 साल पहले सेबी ने रूल आउट किया था कि मार्जिन बैन करने वाले हैं, लेवरेज बंद करने वाले हैं। तब मुझे समझ में आ गया था कि इंडियन मार्केट का कुछ नहीं होने वाला है, ये लोग पीछे पड़े रहेंगे ट्रेडर्स के और पैसा कमाने नहीं देंगे। एंड आज इट हैज़ कम टू बी ट्रू। बजट में ट्रेडिंग को गैम्बलिंग डिक्लेयर कर दिया गया है, ट्रेडर्स की वाट लगा दी है, मतलब टैक्सेस डाल दिए, दुनिया भर के टैक्सेस डाल दिए। मतलब एज अ ट्रेडर टुडे आपको अगर पैसा कमाना है तो आई थिंक आपको कुछ निफ्टी का 0.5% आप मूव कैप्चर करोगे तब आप ब्रेक इवन पे आओगे, टैक्सेस वैक्सेस हटा के। उसके बाद यहाँ पे लोगों का ट्रेड प्रॉफिट में ही नहीं जाता है, ब्रेक इवन पे आना बहुत टफ हो गया है। बट क्यों कर रही गवर्नमेंट ऐसा? मतलब क्यों बढ़ने नहीं देना चाह रही लोगों को? ट्रेडर्स को क्यों नहीं बढ़ने देना चाह रही? इंडियन गवर्नमेंट का माइंडसेट ही यही है। मतलब इंडियन गवर्नमेंट, मेरे हिसाब से गवर्नमेंट का माइंडसेट ऐसा है कि सबसे पहले तो उनको एफर्ट नहीं लेना है चीज़ों को समझने के लिए। एंड क्रिप्टो इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल। अब इंडियन गवर्नमेंट क्या सोचती है कि कोई भी फील्ड है, कोई भी इंडस्ट्री है, अगर बड़ा पैसा है उसमें, मान लो 10,000 करोड़ की इंडस्ट्री बन गई है,
तब जाके उसको अटेंशन देंगे। अच्छा। रेगुलेशन तो दूर की बात है, अभी तक क्रिप्टो पे कोई रेगुलेशन नहीं आया, बट अगर दिख रहा है कि पैसा सर्कुलेट हो रहा है, तो सबसे पहले हम मांगेंगे टैक्स। क्रिप्टो पे नो रेगुलेशन, नो गाइडलाइंस, नथिंग, बट 30% टैक्स बराबर डाल दिया। अच्छा। एंड आई थिंक ट्रेडिंग का भी वही था। अब ट्रेडिंग इतना बड़ा टर्नओवर है, अब कोविड के बाद जो है इतना ज़्यादा और इंक्रीज हुआ हाइप, सबको ट्रेडर बनना है सडनली, तो वो दिख गया गवर्नमेंट को। अब गवर्नमेंट को चाहिए टैक्स, रेगुलेशंस हैवी कर दिए, एवरीथिंग हैवी कर दिया है, तो दैट इज़ द मेंटालिटी आई सी इंडियन गवर्नमेंट फॉलोइंग। तो इंडियन ट्रेडर्स के लिए तो बहुत डिफिकल्ट हो गया है, इसलिए सब फॉरेक्स पे जा रहे हैं। तो मैंने भी एक बात सुनी थी, मतलब कि जितने भी ये जो प्लेटफॉर्म्स है जो कि ट्रेडिंग करवाते हैं, उनसे ज़्यादा पैसा तो गवर्नमेंट कमा रही है। 110%, नो इज डाउट, इट ट्रू? एब्सोल्युटली तो मतलब क्या डिफरेंस, मतलब आप यहाँ पे ट्रेडिंग कर रहे हो, देन आप दुबई चले गए अभी, राइट। राइट, तो दोनों में क्या डिफरेंस है? ज़मीन आसमान का डिफरेंस है। एक तो इंडिया से आप फॉरेक्स ट्रेडिंग नहीं कर सकते, फॉरेक्स ट्रेडिंग को भी इलीगल बना रखा है। मतलब जो एक एक्चुअल मार्केट है जहाँ पे इंसान जेन्युइनली पैसा कमा सकता है, उसको इलीगल कर दिया है। इंडियन मार्केट जो बची उस पर टैक्सेस लगा दिए, क्रिप्टो बचा उस पर 30% टैक्स लगा दिया। तो इंडिया में रह के तो इंसान ट्रेडिंग करना मतलब नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, अगर आप एक मिडिल क्लास इंसान हो, रिटेलर हो। बट आपका देखो ना, आप राकेश झुंझुनवाला जी का नाम एक सबसे बड़ा नाम है, राइट, उन्होंने तो हज़ारों करोड़ रुपए कमाए उसमें। Correct. तो ऐसा तो नहीं है कि गवर्नमेंट से छुपा के कमाए होंगे, नो डाउट, तो कमाए तो है ही ना। बिल्कुल कमाए हैं, बट राकेश झुंझुनवाला जी ही डिड इट ऑल 90s के टाइम पे। एंड अब लोग बोलते हैं ट्रेडिंग किया है, इन्वेस्टिंग किया है, बट एट द बैक एंड क्या क्या हुआ है हमें नहीं पता है, कितना इनसाइडर ट्रेडिंग हुआ है, कितना नहीं हुआ है, हमें नहीं पता है। बट अगेन एट द एंड ऑफ द डे योर पॉइंट इज वैलिड कि पैसा तो कमाया है, बट तब इतने ज़्यादा स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस, इतनी सारी चीज़ें नहीं थी। और आई बिलीव एक बार मार्केट में आप वो बिग प्लेयर की कैटेगरी में आ जाते हो ना, तो आप अगर इलीगल भी काम कर लोगे तो आप निकल जाओगे। तो आप ये बोलना चाह रहे हो कि अगर ग्रे एरिया है, अगर आपने वहाँ पे पैसा कमा लिया तो कमा लिया, फिर जब रेगुलेशन आएगा तब देखी जाएगी। एग्जैक्टली। मतलब मुझे चलो अपन ट्रेडिंग के बारे में समझते हैं, मेरे को ट्रेडिंग नहीं आती है। अब मुझे ट्रेडिंग के बारे में समझाओ, फॉरेक्स ट्रेडिंग के बारे में समझाओ, गोल्ड ट्रेडिंग के बारे में समझाओ, क्या डिफरेंस है तीनों में? तो फॉरेक्स ट्रेडिंग जो होता है वो करेंसी के बीच में डिफरेंस, करेंसी का जो फ्लक्चुएशन होता है आप उसके ऊपर पैसा कमाने का ट्राई करते हो। लाइक फॉर एग्जांपल 10 साल पहले अगर मैंने एक यूएस डॉलर को कन्वर्ट किया होता इन आईएनआर, तो मुझे मे बी 70 के आसपास का रेट पड़ता। आज 83 है। तो मान लीजिए पिछले साल मैंने एक यूएस डॉलर कन्वर्ट करके मैंने इन्वेस्ट कर दिया एक यूएस डॉलर के अंदर, 70 रुपये मैंने डाल दिए, मेरे पास $1 आ गया। अब आज के टाइम पे मैं जाके डॉलर वापस कन्वर्ट करूँगा तो मुझे मिलेगा कितना, 83। तो 13 रुपये मेरा प्रॉफिट हो गया। सो दैट्स ऑलमोस्ट 20% रिटर्न इन 1 ईयर ऑन द डॉलर। तो ये जो फ्लक्चुएशन होता है अब ये डेली बेसिस पे बहुत ज़्यादा फास्ट होता है। तो यूरो हो गया, यूरो और डॉलर का कन्वर्जन हो गया, पाउंड और डॉलर का हो गया, यूएसडी जेपीवाई एक बहुत पॉपुलर पेयर है, जापानीज येन और यूएस डॉलर। तो इनके फ्लक्चुएशंस जो डेली बेसिस पे बहुत ज़्यादा होते हैं। एंड वाई दैट हैपेंस इज बिकॉज जो आपका ट्रेडिंग होता है, वर्ल्ड ट्रेड होता है, जियो पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स होता है, जो भी बाहर का एक्सटर्नल फैक्टर होता है उसके बेसिस पे बहुत सारा फ्लक्चुएशन होता है। तो एज अ फॉरेक्स ट्रेडर आपका गोल ये होता है कि उसके जो फ्लक्चुएशन होते हैं करेंसी के, उसमें आप पैसा कमाओ, उसमें आप पोजीशन बिल्ड करो अकॉर्डिंगली और उसमें आप प्रॉफिट करो। ये तो आपने बहुत इजी लैंग्वेज बोल दिया कि मैंने पैसा कुछ खरीदा फिर कुछ बेचा। इतना इजी है क्या ये? इतना इजी तो नहीं है, ऑफ कोर्स इतना इजी नहीं है, मतलब क्योंकि मार्केट जो है वो चलता ही ऐसे तरीके से कि आपका लॉस होए। मतलब जो बड़े बड़े प्लेयर्स होते हैं वो मार्केट को ऐसा ऑपरेट करते हैं कि एक जो रिटेलर है उसका लॉस हो जाए। तो ऑफ कोर्स इतना सिंपल तो नहीं है, बट कंसेप्चुअल वाइज इतना सिंपल है करना उसको। मतलब कैसे करें, मतलब आप थोड़ा बताओ कैसे करें, कहाँ जाए? तो सबसे पहली चीज़ तो इंडिया में जो है फॉरेक्स ट्रेडिंग इलीगल कर दी। इलीगल है? इलीगल है, मतलब आप गन जैसी है, गन लाइसेंस, गन रख रहे हो और वो कर रहे हो, दोनों सेम है। इलीगल है, मतलब आरबीआई आपके घर पे आ सकता है अगर आप फॉरेक्स ट्रेडिंग कर रहे हो। अब ऑब्वियसली बड़े अमाउंट से कर रहे हो तो आप नोटिस हो जाओगे, बट छोटे मोटे अमाउंट से बिकॉज आज भी लोग करते हैं, बहुत सारे लोग करते हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग इंडिया में बैठ के। बट गवर्नमेंट को छोटा पैसा तो चाहिए नहीं, आप टारगेट करेंगे तो बड़ी पार्टी को करेंगे। तो इफ़ यूर ट्रेडिंग विथ $100 को $200 से करो तो यूर सेफ, यूर फाइन। तो बट तो आंसर है क्वेश्चन करें कैसे। सबसे पहले आपको एक ब्रोकर के पास जाके अकाउंट खोलना पड़ेगा, जहाँ पे आपको अपना बेसिक केवाईसी डिटेल्स करके कुछ पैसे डिपॉजिट करने होंगे। वो आपके ऊपर, आप $50 भी डिपॉजिट कर सकते हो, $10 भी डिपॉजिट कर सकते हो, मतलब $1000 से भी आप फॉरेक्स ट्रेडिंग शुरू कर सकते हो। सबसे बड़ा एडवांटेज फॉरेक्स ट्रेडिंग में ये है कि आपको जो लेवरेज होता है, लेवरेज क्या होता है, लेवरेज इज बेसिकली आप कितना डिपॉजिट करके उसके अगेंस्ट कितनी बड़ी पोजीशन बिल्ड कर सकते हो। लेकिन मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, अगर मान लो मुझे मेरा ब्रोकर 100 टाइम्स का लेवरेज दे रहा है, तो अगर मैंने $10 डिपॉजिट किया है ना, तो मैं 10 टाइम्स इंटू 100 मतलब $1000 की पोजीशन में बिल्ड कर सकता हूँ।
और मेरे ट्रेडिंग अकाउंट में। अब इंडिया में वो मेन जो लेवरेज है उसको ही हटा दिया गया था। एंड सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इंडियन स्टॉक मार्केट इज़ द ओनली मार्केट इन द वर्ल्ड जहाँ पे लेवरेज को बैन किया गया है, और कोई फाइनेंशियल मार्केट एग्जिस्ट नहीं करता है, बिकॉज लेवरेज इज द एसेंस ऑफ द मार्केट। लेवरेज से ही तो मार्केट चलती है। लेवरेज की वजह से मार्केट के अंदर लिक्विडिटी आता है, वो फ्यूल होता है मार्केट का, और इंडिया में वो इसको ही हटा दिया गया है। दैट इज़ वन मोर रीजन कि इंडियन मार्केट में ट्रेडिंग करना डिफिकल्ट हो गया। तो फॉरेक्स ट्रेडिंग आप दुबई से करते हैं? करेक्ट। दुबई में सब कुछ लीगल है? हाँ, दुबई में एवरीथिंग इज रेगुलेटेड, पूरा लीगलाइज्ड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो इंडिया में तो लीगल नहीं है, ये कम्प्लीटली इलीगल है। तो दुबई में लीगल कैसे बना दिया इसको? मतलब वहाँ की गवर्नमेंट को क्या फ़ायदा हो रहा है इससे? तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि दुबई जो सिटी है, यूएई जो कंट्री है, वो उसको डिज़ाइन ही ऐसा किया गया है क्योंकि है तो एट दी एंड पूरा रेगिस्तान है, डेजर्ट है। अब दुबई गवर्नमेंट जो है वो हर चीज़ डिज़ाइन ही ऐसे करती कि बाहर के लोग यहाँ पे आके रहे और ये सारी एक्टिविटीज़ करें। तो मेन दुबई चाहता है कि ऐसे लोग जो है जो ट्रेडिंग कर रहे हैं, जो पैसा कमा रहे हो, आके वहाँ पे रुके, एंड उससे सिटी का जो है रियल एस्टेट का प्राइस बढ़ेगा, ओवरऑल सिटी की वैल्यू बढ़ेगी। तो इनडायरेक्ट फ़ायदा बहुत ज़्यादा है गवर्नमेंट को। और ओवरऑल अगर आप फॉरेक्स ट्रेडिंग देखोगे तो फॉरेक्स ट्रेडिंग दुनिया की नंबर 2 फाइनेंशियल मार्केट इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ साइज एंड इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। तो एक्चुअली है तो प्रॉब्लम इंडियन गवर्नमेंट की, लाइक आई टोल्ड यू स्टार्टिंग में, कि इंडियन गवर्नमेंट को जो चीज़ समझ में नहीं आती सबसे पहले उसको बैन कर देते हैं, उसको इलीगल बोल देते हैं। ओके। फिर थोड़ा बहुत अगर दिखता है फिर भी उसका टर्नओवर ज़्यादा हो रहा है तो उसके ऊपर सबसे पहले टैक्स लगा देते हैं। फिर उसके बाद जाके कुछ रेगुलेशन होता है, बट उसको ऐसा डिज़ाइन कर दिया जाता है कि बहुत डिफिकल्ट हो जाता है उसमें तो पैसा। आप ये बोल रहे हो कि दुबई गवर्नमेंट में ज़्यादा दिमाग है और इंडियन गवर्नमेंट में जो लोग बैठे हैं, जो इकोनॉमिस्ट बैठे हैं, उनमें दिमाग कम है? 100%, कैसे? नो डाउट अबाउट इट, क्योंकि दुबई इतनी बड़ी इकोनॉमी चला रहे हैं सर, मतलब कितनी ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी हो गई अभी अपनी, इतना बड़ा अर्थव्यवस्था, इतना बड़ा चला रहा है, 150 करोड़ लोग हैं। आप बोल रहे हो दुबई में जो लोग बैठे हैं वो ज़्यादा इंटेलिजेंट है, और जो इकोनॉमिस्ट हमारे यहाँ बैठे हैं, जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर है, जो लोग बैठे हैं, उनमें दिमाग नहीं, उनको लगता है कि बंद कर दो। आई वुड से दिमाग की बात नहीं है, ग्रीड की बात है। हाँ। आई थिंक इंडियन गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा ग्रीडी है, क्योंकि अगर आप देखोगे यूएस में, यूके में, यूएई में जितने भी टॉप लोग हैं, पूरी दुनिया तो इंडियंस ही चला रहे। माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ, गूगल का सीईओ, सब तो इंडियंस है। एंड सवाल ये उठता है कि वो लोग बाहर जाके क्यों काम कर रहे हैं, बिकॉज इंडियन गवर्नमेंट उनको अप्रिशिएट करना ही नहीं सीखी है। इंडियन गवर्नमेंट टैलेंट को अप्रिशिएट ही नहीं करती है। इंडिया के जो पूरे कॉरपोरेट का जो कल्चर है, जो भी है, इतना टफ है कि इंसान को जिसको एक्चुअली टैलेंट है उसको ऊपर बढ़ना इतना ज़्यादा टफ है, इतना ज़्यादा मुश्किल है कि वो ये सोचता है कि भाई उससे अच्छा तो मैं यूएस जाके काम कर लूँ, मेरी ज़्यादा वैल्यू की जाएगी वहाँ पे। तो इट्स नॉट अबाउट दिमाग, बट मुझे ऐसा लगता है कि इंडियन गवर्नमेंट जो है चीज़ों को ऐसा कर देती है कि सामने वाले के लिए बहुत टफ हो जाता है वहाँ पे काम करना। अब मेरा ही मैं आपको एक्सपीरियंस बता देता हूँ एज अ ट्रेडर। अब मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ इंडियन मार्केट में, मुझे दिख रहा है कि हाँ ठीक है, चीज़ों को टफ किया जा रहा है। अब अगर मैं एक्चुअली पैसा कमा रहा हूँ ट्रेडिंग से, तो मुझे यही दिखेगा बेटर सोल्यूशन कि मैं दुबई चले जाता हूँ भाई, वहाँ पे ना टैक्सेस है, सब लीगल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दुबई गवर्नमेंट ने इनडायरेक्टली मेरे लिए चीज़ें आसान कर दी कि मैं वहाँ जाके ट्रेडिंग करूँ कंपेयर टू द इंडियन गवर्नमेंट। तो इंडियन गवर्नमेंट जो है चीज़ों को इतना मुश्किल कर देता है सामने वाले के लिए कि उसके पास ऑप्शन ही तो बचता है। दुबई गवर्नमेंट क्या बेनिफिट्स देती है साहब को? तो सबसे पहले तो टैक्स नहीं है, जीरो टैक्स से? जीरो टैक्स, 1 रुपया भी नहीं लेते? 1 रुपया भी नहीं लगेगा। मैं अगर 1 लाख डॉलर वहाँ कमा रहा हूँ तो 1 लाख डॉलर मेरी जेब में जाएगा, 100% जेब में जाएगा। 100% जेब में जाएगा। ठीक है। जीरो इंडिविजुअल टैक्स, 9% का कॉर्पोरेट टैक्स है, बट वो भी कंपनीज पे है जो जिनकी इनकम इनसाइड ऑफ यूएई है। अगर मेरी वहाँ कंपनी भी रजिस्टर्ड है बट इनकम मेरी इंडिया से आ रही है या कहीं और से आ रही है तो वो टैक्सेबल नहीं है। ऑफ कोर्स मुझे वहाँ पे टैक्सेबल रेसिडेंट बनना पड़ेगा, फॉर दैट एक सर्टेन अमाउंट ऑफ पीरियड होता है कि आपको वहाँ पे रुकना पड़ता है, तो टैक्सेस नहीं है। उसके बाद अब लोग कहते हैं कि दुबई में महंगाई बहुत है, लेकिन मेरा आर्ग्यूमेंट ये है कि अगर आप इंडिया में रह के टैक्सेस पे करोगे, आप खर्चा उतना ही, आपकी जेब से उतना ही माइनस हो रहा है। अगर मैं दुबई जाके 20-30% एक्स्ट्रा स्पेंड कर रहा हूँ, उतना तो मैं यहाँ टैक्स दे देता, तो उससे अच्छा मैं वहाँ 20-30% ज़्यादा स्पेंड करके अच्छी लाइफस्टाइल तो जी रहा हूँ। अच्छा, लाइफस्टाइल अच्छी मिल रही है? क्या मिल रहा है लाइफस्टाइल में अच्छा आपको? आप इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, रोड्स इतने अच्छे हैं वहाँ पे। एक बहुत वायरल वीडियो है दुबई में, मैंने रील देखी थी, एक टैक्सी थी, आई थिंक उसने कुछ 3 लाख किलोमीटर चलाया हुआ, तो उसने गियर बॉक्स ही नहीं चेंज किया था अपना। वहाँ पे जो गाड़ियाँ होती है, अगर आप सेकेंड हैंड गाड़ी भी खरीदोगे ना तो आपको ऐसा लगेगा ब्रांड न्यू गाड़ी है, बिकॉज रोड्स इतने अच्छे हैं, गाड़ी डैमेज ही नहीं होती है अनलेस कुछ एक्सीडेंट हो रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, वहाँ का मेट्रो इतना अच्छा है, सारे पूरे मेट्रो में एसी है, मेट्रो चीप है। मतलब मुझे, अगर मैं दुबई के एक एंड से दूसरे एंड तक जा रहा हूँ, मेरा खर्चा होगा 500 से ज़्यादा खर्चा नहीं होगा। दुबई का मेट्रो अच्छा है। फिर उसके बाद वहाँ पे बेनिफिट्स इतने, अगर आप मान लो वहाँ पे आप लोकल हो, वहाँ के एमिराती सिटीज़न हो,
तो आपको गवर्नमेंट लैंड देती है, आपको बिजनेस के लिए करने के लिए लोन देती है। और वहाँ पे तो ऐसा ट्रेंड है कि एक दिन रूलर आएगा बोलेगा सबके लोन माफ़। अभी रिसेंटली हुआ था कुछ, तो आई थिंक 1 बिलियन दिरहम के लोन माफ़ कर दिए थे। माफ़ कर दिए। माफ़ मत चाहिए ही नहीं, वापस रखो। इसका एडवांटेज उठाते हैं बहुत लोग वहाँ पे बैठ के, बट ये सब भी होता है। तो वहाँ पे गवर्नमेंट जो घर दे देगी, आपको लैंड दे देगी, गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी। आप मजाक कर रहे हो, मतलब मेरे को विश्वास नहीं हो रहा आप है कि ये fact check बात, कर ये सकते हो बातों सब में चीज़। आप, मतलब मेरे को सिर्फ ये लग रहा है कि आप सिर्फ वीडियो बनाने के लिए रील में बातें कर रहे हो आप ऐसी। सबको वही लगता है, बट आप फैक्ट चेक कर सकते हो इसमें। मैं तो नहीं गया हूँ वहाँ पे अभी तक। अब आप बोल रहे हो तो मैं जाने का इच्छुक हुआ है, मैं देख के तो हूँ वहाँ पे है हो क्या रहा है ऐसा। मैं यहाँ पे मर मर के काम कर रहा हूँ, इतना टैक्स दे रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, मुझे इतनी सुविधा नहीं मिल रही और आपको इतनी सुविधा मिल रही है, तो मेरे को तो जलन मचेगी ना। 100%। मेरे को जाके देखना पड़ेगा तो कितनी सच्चाई बताओ, और कुछ इंसिडेंट बताओगे वहाँ के आप। तो एक और ये है कि वहाँ पे जो है लाइफ की बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है। मतलब वहाँ पे जो गवर्नमेंट होती है ना, वो इंसान को इंसान की तरह ट्रीट करती है, इंसान को जानवर की तरह नहीं ट्रीट करती है, जैसे यहाँ इंडिया में होता है। अब इंडिया में अगर मान लो रोड पे एक्सीडेंट होता है, वहाँ पे वो इंसान गिरा पड़ा है, फर्स्ट ऑफ ऑल कोई हेल्प नहीं करेगा, सब वीडियो बनाएंगे। और एम्बुलेंस आने में आधा घंटा 1 घंटा जो भी ट्रैफिक है, लोग यहाँ पे एम्बुलेंस को साइड नहीं देते हैं। एम्बुलेंस सायरन बज रहा है, आगे वाला हट रहा नहीं है, साइड नहीं मिलता है। वहाँ पे रोड इतनी बड़ी बड़ी, एम्बुलेंस के लिए अलग लेन है। और अभी रिसेंटली क्या हुआ था, वहाँ दुबई में जो मेन हाईवे है, शेख जायद रोड बोलते हैं उसको, वहाँ पे 2 मोटरसाइकिल का एक्सीडेंट हो गया था। और कोई वीआईपी नहीं था, वो डिलीवरी बॉय था, जैसे हमारे स्विगी के डिलीवरी बॉय थे वहाँ पे, तालाबाद करके एक ऐप है वहाँ, उसका डिलीवरी बॉय था, उसका एक्सीडेंट हो गया था। उस इंसान के लिए मेन हाईवे को क्लोज किया गया, चॉपर लैंड किया उस हाईवे पे, चॉपर में उसकी बॉडी को एयरलिफ्ट करके उसको लेके गया। अब इंडिया में अनलेस एंड अनटिल आप बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हो या एलीट हो, तब तो शायद आपके लिए हेलीकॉप्टर के लिए सोचा भी जाएगा। आप एक कॉमन मैन है तो हेलीकॉप्टर तो कोई सवाल ही नहीं उठता है, एम्बुलेंस आ गई तो बड़ी बात है। तो एंड इसलिए इतने सारे जो दुनिया में जो लोग पैसे कमा रहे हैं, अब अगर मैंने मान लो 100-200 रुपये 100-200 करोड़ कमाए हैं, तो मैं तो यही चाहूँगा कि मेरी लाइफ की तो वैल्यू हो यार, मुझे सेफ्टी तो मिले, अगर मैं कोई प्रॉब्लम में आता हूँ तो कुछ हेल्प तो मिले गवर्नमेंट की तरफ से। तो इसलिए इतने सारे मिलियनर जो है दुबई जाके शिफ्ट हो रहे हैं, बिकॉज सेफ्टी है, सिक्योरिटी है, लाइफ की वैल्यू है। मेडिकल जो सर्विसेज है वो टॉप नॉच है, पूरी दुनिया के सारे टॉप डॉक्टर्स वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद आप यही चाहोगे कि मैं अच्छी लाइफ जीऊँ, राइट, अच्छे क्वालिटी का खाना खाऊं, सब मुझे टॉप लेवल मिले। तो ये भी एक बहुत बड़ा पॉइंट है। मतलब आपकी इतनी नॉलेज कैसे हो गई इतनी कम उम्र में? आपकी ऐसी नॉलेज कैसे हो गई इतनी कम उम्र में? तो मैं एक बहुत सिंपल प्रिंसिपल फॉलो करता हूँ कि मैं जब भी कोई इंसान से मिलता हूँ जिसको मुझसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है, जिसको मुझसे ज़्यादा सक्सेस है, मेरा एकदम सिंपल फिलॉसफी कि मैं अपना मुंह बंद करके चुपचाप उनकी बातें सुनता हूँ और जो वो कह रहे हैं वो इम्प्लीमेंट कर देता हूँ। क्योंकि अगर मेरे पास इतना दिमाग होता, इतनी नॉलेज होती एक मिलियनर बनने के लिए, तो अभी मैं होता। बट अगर मैं अभी नहीं हूँ, इसका मतलब कुछ सीखना बाकी है। तो जो ऑलरेडी है उससे सीख लो 100%, अपना दिमाग मत लगाओ। मेरे हिसाब से सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो लोगों में है एंड क्यों वो सक्सेसफुल नहीं हो पाते, क्योंकि सब खुद का दिमाग बहुत लगाते हैं। आपके पास ऑलरेडी दिमाग होता सक्सेसफुल बनने के लिए तो आप सक्सेसफुल होते। अगर नहीं हो तो मतलब दिमाग नहीं है, एंड वो उसको एक्सेप्ट कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि एक्सेप्ट करोगे उसके बाद ही तो आगे बढ़ पाओगे। यू कैन नॉट सॉल्व अ प्रॉब्लम जो आप आइडेंटिफाई नहीं कर रहे हो। लोग आप एक्सेप्ट ही नहीं करते कि भाई मुझे नहीं पता है। कोई नॉलेज लेके ऊपर से पैदा नहीं होता है। आज जिससे आप सीख रहे हो उसने भी कहीं से सीखा है। तो मेरा वन ऑफ द रीजंस मैंने इतनी कम उम्र में इतना जो भी अचीव किया है वो इज़ बिकॉज कि मैं एक अच्छा स्टूडेंट हूँ। मैं अच्छे से सीखता हूँ और उसको 100% इम्प्लीमेंट करता हूँ। यार आप अल्फ़ा ट्रेडर हो, अल्फ़ा मेल भी हो, आप है ना, मतलब फंड भी मैनेज कर रहे हो, ट्रेडिंग भी कर रहे हो, दुबई में लग्जरी लाइफ भी जी रहे हो। तो एक विनर माइंडसेट और एक लूज़र माइंडसेट में क्या डिफरेंस है? मतलब आपने क्या सीखा? सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि विनर्स जो होते हैं ना वो सोल्यूशन ओरिएंटेड होते हैं। मतलब हर तरीके से, मतलब एक विनर ने अगर डिसाइड कर लिया ना कि मुझे ये चीज़ करनी है, तो वो हर चीज़ को एक सोल्यूशन के माइंडसेट से सोचेगा। मैंने देखा है सबसे बड़ा प्रॉब्लम लोगों का ये होता है कि कंप्लेन बहुत करते हैं। अरे यार मेरे साथ ऐसा हो गया, वैसा हो गया, मैं ये नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे ब्रोकर ने इतना कमीशन चार्ज कर लिया, ये कर लिया। किसी को फ़र्क नहीं पड़ता है। आप कंप्लेन कर रहे हो, एट दी एंड आप क्या चाहते हो? आप सिंपैथी चाहते हो, ठीक है, एक इंसान सिंपैथी देगा, आपकी मम्मी आपके सर पे हाथ फिरा देगी, बट उससे क्या होगा? पैसा तो नहीं आएगा बैंक अकाउंट में। तो मेरा जो हमेशा से मेंटालिटी रहा है वो ये रहा है कि ठीक है, एक प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व कैसे करना है, चाहे वो कितना भी हार्डशिप आ रहा है। एंड
ट्रेडिंग में तो ये सबसे ज़्यादा रिक्वायर्ड है, क्योंकि ट्रेडिंग में स्टार्टिंग में आपको 2 से 3 साल तो लॉस होना ही होना है। अब अगर वो लॉस को बैठ के आप कंप्लेन करते रहोगे तो आप कभी ट्रेडर नहीं बन पाओगे। तो लॉस होना है, हाँ, लॉस तो स्टार्टिंग में होगा ही होगा। तो वो जो पैसा है, वो जो लॉस के लिए जो पैसा है, वो कहाँ से लाया है? तो वो आया था मेरे पास, मैं पहले जब मैंने अपना जर्नी शुरू किया था तो मैं एक फिटनेस इंस्ट्रक्टर की तरह काम करता था ऑनलाइन। मैं अब डाइट प्रोग्राम्स, जो वर्कआउट प्रोग्राम्स है वो सेल करता था इंस्टाग्राम पे। दिस इज 2017-2018 तब मैं सेल करता था। तो वहाँ से मैं कुछ महीने के 20-25 हज़ार रुपये कमा लेता था। तो वहाँ से वो कमाने के बाद मैं जो सारी चीज़ें, सारे पैसे जो है सब शूज़ में खर्चा करता था। मुझे स्टार्टिंग से जूतों का बहुत शौक है। तो बाद में मुझे पता चला कि स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग करके भी कुछ होता है, तो मैंने बोला इसमें पैसे लगा के देखते हैं। तो वहाँ से मेरा जो है पैसे आते थे। वहाँ से पैसा आपका इनिशियल इनकम आई है। राइट। अच्छा, दुबई के अंदर एक बात करता है, वो कल्चरल मतलब कल्चर कैसा है दुबई में? कल्चर तो एग्जिस्ट ही नहीं करता है, मतलब क्योंकि वहाँ पे हर पूरी दुनिया का पॉपुलेशन आके बैठा हुआ है, पूरा मिक्स्ड है। जो कल्चर है वो थोड़ा बहुत एमिराती कल्चर है। जो वहाँ के लोकल्स है उनका कल्चर बहुत स्ट्रांग है, बट वो लोग बहुत रिजर्व रहते हैं, बहुत प्राइवेट रहते हैं। मतलब वो लोग वहाँ पे आप जाओगे दुबई में तो आपको हार्डली कोई लोकल दिखेगा, नहीं वहाँ पे दिखेगा। नहीं दिखेगा। वहाँ पे आपको सब इंडियंस दिखेंगे, पाकिस्तानी दिखेंगे, बांग्लादेश के लोग दिखेंगे, और बाहर के यूरोपियंस, रशियंस, ये सब जो लोग हैं वो लोग दिखेंगे। जो लोकल्स होते हैं वो लोग बहुत प्राइवेट रहते हैं। वो लोग प्रेफर नहीं करते ज़्यादा बाहर आना, पब्लिक में आना। दे आर वेरी प्राइवेट। ऐसा क्यों? ऐसा मुझे ऐसा लगता है कि उनको ऐसी फीलिंग है कि हमारे देश में बाहर के लोग आ गए। तो उन्होंने ही बुलाया ना, वो तो चिल्ला वो तो के है, बुला रहे हैं नो डाउट। कि आओ आओ आओ, यहाँ बिजनेस करो, यहाँ ये करो, टैक्स नहीं है, वो नहीं है, तो फिर क्या? तो फिर अब वो तो उनसे ही पूछना पड़ेगा, बट मुझे ऐसा लगता है कि ये ऐसा वो लोग ऐसा सोचते होंगे, बट ओवरऑल वो लोग बहुत प्राइवेट है। बाहर नहीं निकलते, कम लोगों से बात करते हैं। हाँ, को मतलब मेरा तो समझ लीजिए अब मुझे ऑलमोस्ट 3-3.5 साल हो गए दुबई में, और शायद मैंने 3-4 बार ही इंटरेक्ट किया होगा कोई लोकल से वहाँ पे। कोई क्या इंटरेक्शन रहा? कभी कोई इंटरेक्शन बता सकते हो उसमें कुछ रहा तो? तो एक इंटरेक्शन ये था कि हम लोग एक क्रिप्टो प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे थे, और हम गए थे एक लोकल इन्वेस्टर के पास। कुछ प्रोजेक्ट था क्रिप्टो का, और हम लोग गए वहाँ पे। तो सबसे पहले तो उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि जो मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ वो हलाल है या हराम है एज़ पर इस्लाम। तो सबसे पहले देखा क्रिप्टो है, ये है। सबसे पहले फ़ोन किया मौलवी को, जैसे पंडित जी होते हैं वैसे इनके मौलवी होते हैं। तो फ़ोन किया, हेलो क्रिप्टो हराम, फ़ोन कट, हराम, नॉट इंटरेस्टेड, बाय। इतनी बात करी? बस, हराम, नॉट इंटरेस्टेड। वाह। मतलब और कुछ बात नहीं करते किसी भी तरह की? नहीं, मतलब बहुत प्राइवेट है वो लोग, एकदम आपस में ही जो भी करते हैं। उनका एक बहुत वो भी है, मतलब जो उनका जो ग्रीट करने का तरीका होता है बहुत बड़ा यूनिक है। मैंने जब पहली बार देखा था तो आई वाज सरप्राइज्ड। कैसे करते हैं? तो जैसे आप नॉर्मल इंसान हाथ मिलाता है, वो लोग नोज टच करते हैं। कैसे मतलब करेंगे? मतलब आप मेरा टच करोगे? हाँ, ऐसे में नोज टच करेंगे और वैसे ग्रीट करते हैं। कैसे करो? मतलब अभी मिला हाँ, मतलब आगे आगे नोज टच करते हैं। नोज से नोज टच हाँ, करेगा? नोज से नोज टच करते हैं। वो लोग दैट्स हाउ दे ग्रीट ईच अदर। क्या सिंबल है मतलब ये? मुझे भी नहीं पता, बट मैं भी जब पहले देखा तो मैं बोला ये क्या हो रहा है। मतलब आपको डर लग गया क्या? एक टाइम के लिए मैं भी थोड़ा सा, क्योंकि ये लोग इतना प्राइवेट होते हैं, इतना रिजर्व्ड होते हैं, ज़्यादा मतलब कपड़े भी एकदम मॉडेस्ट पहनते हैं। मैंने देखा, मैं बोला ये क्या है, थोड़ा तो मैं भी थोड़ा सा हिल गया था देख के। बट फिर मैंने बाद में देखा तो मुझे पता चला कि ये लोग ऐसे ग्रीट करते हैं एक दूसरे को। अच्छा, वुमेन ट्रेडर्स नहीं होती? मतलब लड़कियों को मतलब वहाँ पे ट्रेडिंग नहीं करने देते, यहाँ पे भी नहीं करने देते? कुछ आपने बायसनेस देखी है ऐसी? ऐसा नहीं है, मतलब ऑफ कोर्स जेंडर बेस्ड बायस तो नहीं है, प्रोफेशन की तरफ से तो बायस नहीं है, बट वन ऑफ द रीजंस, वैसे तो आई थिंक मेल डोमिनेंस हर एक प्रोफेशन में प्रेटी मच एवरीवेयर है, वो तो वही पॉपुलेशन का स्टेटिस्टिक है। बट ट्रेडिंग में और ज़्यादा कम इसलिए है बिकॉज आई थिंक ट्रेडिंग में आपको इमोशनल स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है, एंड आई बिलीव वुमेन आर एक्सट्रीमली इमोशनल क्रीचर्स, एंड इमोशन मैनेज करना आई थिंक मेन नो मच बेटर। मतलब हमको ये मेन आर मच बेटर इन टर्म्स ऑफ डिसिप्लिन हो गया, अपने इमोशंस को कंट्रोल में करना हो गया, बिकॉज हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होता ना। मतलब अगर मैं एज अ मैन, मेरे लिए वर्स्ट केस सिनेरियो क्या है अगर मैं लाइफ में कुछ नहीं करता? वर्स्ट केस सिनेरियो मेरे लिए कि मैं रोड पे आ जाऊंगा। एक वुमन के लिए वर्स्ट केस सिनेरियो क्या है लाइफ में? शादी कर लेंगी, कोई मिल जाएगा हस्बैंड। मतलब अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि नहीं मुझे तो नहीं करना है, वो आपकी चॉइस है, बट ऑप्शन तो है ना आपके पास शादी करने का। हमारे पास क्या है? हमसे तो कोई शादी नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा? क्योंकि एज अ मैन यू आर प्यार लव्ड करो, ओनली। आप लव करो लोगों से, मिलेगा आपको अच्छा लव दोस्त। से पेट थोड़ी भरता है, लव से आपके बिल थोड़ी भर जाएंगे। बिकॉज एज अ मैन अगर आप कुछ अचीव नहीं करते तो आपको रोड पे रहना पड़ेगा। वी डोंट हैव अ बैकअप प्लान। तो इसलिए आई थिंक एज मैन आपका जो कंप्लेनिंग मोड होता है वो थोड़ा सा कुछ हद तक आप इग्नोर कर देते हो, बिकॉज आपको पता है कि आपको बचाने नहीं आ रहा है।
तो दैट वे आई थिंक मेन जो है अपने आप को इमोशनली बेटर मैनेज कर पाते हैं, एंड दैट्स व्हाई ज़्यादा मेन ट्रेडर्स है. इसलिए मतलब सबसे ज़्यादा डोमिनेटिंग सोसाइटी है मैन, दैट्स व्हाट आई थिंक. ऐसा आपको लगता है? ऐसा मुझे लगता है. बट अब तो लड़के सब में आ रही ना, हर चीज़ तो कर ही रही है. हाँ करिए, करने वाले तो ज़रूर करेंगे. अब डिपेंड करता है कि किसका कितना स्ट्रॉन्ग रीज़न है. तो स्ट्रॉन्ग रीज़न है कोई वुमेन का, कोई ऑप्शन नहीं है, तो डेफिनेटली देन वी विल सी वुमेन आल्सो डूइंग इट. अच्छा, ट्रेडिंग के अंदर मतलब हाई रिटर्न्स कैसे अचीव किए जाए? ट्रेडिंग के अंदर हाई रिटर्न्स तभी आ जाता है जब हाई रिस्क ले रहे हो. मतलब बहुत बहुत कम लोग ये चीज़ को एडमिट करेंगे, बट जब तक आप हाई रिस्क नहीं लेते हो, आप हाई रिटर्न्स नहीं कर सकते हो. मतलब बहुत सारे लोग ये जब शुरू करते हैं ट्रेडिंग में, तो उनको सिखाया जाता है कि आप 1% 2% से ज़्यादा रिस्क मत करो, विच इज़ ट्रू. क्योंकि स्टार्टिंग में इतना रिस्क नहीं करना चाहिए. स्टार्टिंग में आप पूरा रिस्क लोगे तो आपका कैपिटल लो हो जाएगा, बट एक टाइम के बाद आपको ज़्यादा रिस्क करना पड़ता है अगर आपको ज़्यादा पैसे कमाने हैं. मेरा एक दोस्त है, उसका नाम क्यू है, क्यू बैंक्स. अच्छा. हाँ, वो उसको निक नेम है क्यू बैंक्स. उसकी फिलॉसफी बड़ी सिंपल है. मतलब उसने एक ट्रेड लिया हुआ था, 1 साल पुरानी बात है. उसके अकाउंट में उसने डिपॉजिट किया था कुछ 70 लाख्स, 70 लाख रुपए उसने डिपॉजिट किए थे. 70 लाख को उसने एक ट्रेड लिया, 70 लाख का वो हो गया 1.5 करोड़. फिर उसके बाद एक न्यूज़ आ गई मार्केट में, 1.5 करोड़ से वो सीधा चले गया 35 लाख. उसके बाद इन द नेक्स्ट 6 डेज वो 35 लाख हो गया ऑलमोस्ट 6 करोड़. एंड ये पूरा लाइव रिकॉर्डिंग के साथ उसने डाला हुआ है. तो इतना ज़्यादा वो रिस्क लिया, तो इसलिए उसको उतना ज़्यादा रिटर्न मिला. तो ट्रेडिंग में एक टाइम के बाद जितना बड़ा आपका रिस्क है उतना बड़ा आपका रिवॉर्ड है. तो लॉस भी तो होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है ना? 100% लॉस भी होने के बहुत चांसेस है. एंड ट्रेडिंग एक ऐसा ही शायद कोई प्रोफेशन होगा जिसमें आप हर चीज़ सही करके भी लॉस कर सकते हो, क्योंकि वो पार्ट ऑफ द गेम है, प्रोबेबिलिटी वाला गेम है. मतलब आप हर चीज़ सही करोगे तो भी देयर इज अ चांस कि आप पैसे लूज कर लो. तो इसमें लक का गेम है. लक टू सम एक्सटेंट इन्वॉल्व है, डेफिनेटली लक का रोल है, बट मैटर ये करता है क्योंकि एट द एंड पूरा स्टैटिस्टिक्स बेस्ड है. अगर आपकी स्ट्रैटेजी है जिसका 70% विन रेट है, 7 बार आप जीतोगे, 3 बार आप हारोगे, ये विन रेट है, आप चाहे कुछ भी कर लो. बट अब अगर उसमें आप 10 ट्रेड्स आपने लिए, उसमें आप ने 2 ट्रेड्स मिस कर दिए, तो आपने उस डेटा को डिस्टर्ब कर दिया. तो फॉर दैट टू प्ले आउट आपको पूरे 10 के 10 ट्रेड्स लेने चाहिए विथ प्रॉपर रूल्स, विथ प्रॉपर स्ट्रैटेजी, विथ प्रॉपर सिस्टम, तब जाके वो आपके फेवर में प्ले आउट होगा. तो ये लोग बहुत ज़्यादा गलती कर देते हैं, एंड इसलिए आई थिंक बहुत कम लोग प्रॉफिटेबल हो पाते हैं, क्योंकि वो डिसिप्लिन के साथ अपना सिस्टम फॉलो नहीं कर पाते. पर ये तो आप बोल रहे हो क्विक मनी है, तो आजकल का यूथ वैसे भी क्विक मनी चाहता है, जल्दी से जल्दी. जैसे आप भी इतनी कम उम्र में करोड़पति बन गए, तो सब लोगों को मतलब ट्रेडिंग करनी चाहिए आपके हिसाब से? ट्रेडिंग तभी करनी चाहिए जब आप जो है इसमें पैसा गंवाने के लिए रेडी हो 1-2 साल, इसको प्रॉपर प्रोफेशन की तरह ट्रीट करने के लिए रेडी हो. क्योंकि लोग जो है ना ट्रेडिंग को पार्ट टाइम चीज़ की तरह बहुत ज़्यादा देखते हैं. और मैं आज सबको ये बोलना चाहूँगा कि मैंने आज तक कोई पार्ट टाइम सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं देखा है. पिछले 6 सालों में आज तक आई हैव नेवर सीन अ पर्सन जो खुद को पार्ट टाइम ट्रेडर बोलता है और वो पैसे कमा रहा है ट्रेडिंग से. पार्ट टाइम ट्रेडिंग इज अ मिथ. आप पार्ट टाइम ट्रेडिंग नहीं कर सकते हो. उससे अच्छा आप चुपचाप SIP कर लो, म्यूचुअल फंड में पैसे डाल लो, वो ज़्यादा सेफ है. बट ट्रेडिंग में अगर आपको घुसना है तो तभी करो जब आप इसको प्रॉपर एक प्रोफेशन की तरह ट्रीट कर सकते हो. क्यों, मतलब मैं आज आपको ये तो नहीं बोल सकता ना कि भाई कल से मैं डॉक्टर हूँ, नहीं बोल सकता, क्योंकि वो प्रॉपर प्रोफेशन है. आपको एक प्रोसेस से गो थ्रू करना पड़ता है. ट्रेडिंग का प्रॉब्लम ये है कि, प्रॉब्लम कह लो या अच्छी चीज़ बोल लो, एडवांटेज और डिसएडवांटेज बोथ कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि उसमें बैरियर ऑफ एंट्री नहीं है. राइट. आज आप या कोई भी जो है आज के आज एक अकाउंट खोल सकता है ट्रेडिंग, और कल अपने इंस्टाग्राम बायो में ट्रेडर डाल सकता है. तो बट दैट डजंट मीन कि वो बंदा ट्रेडर है, उसने तो सिर्फ एक अकाउंट खोला है. तो बैरियर ऑफ एंट्री नहीं है और कोई फॉर्मल प्रोसेस नहीं जिससे आपको गो थ्रू करना है. जैसे आपको अगर एक्चुअली हॉस्पिटल में जाके सर्जरी करनी है तो 5-6 साल के आपको प्रोसेस से गो थ्रू करना पड़ता है, बट ट्रेडिंग में वैसा नहीं है. तो अनलेस एंड अनटिल आप 2 से 3 साल प्रॉपरली इसको एक प्रोफेशन की तरह ट्रीट करने के लिए रेडी हो, तब तक ट्रेडिंग मत करो, अदरवाइज आप सिर्फ पैसा गवाओगे. आपने इंडिया में एक डब्बा ट्रेडिंग कंपनी सुनी है? तो आप बता पाएंगे उसमें के बारे में? डब्बा ट्रेडिंग पे मुझे इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं, बट मैंने सुना है कि जो है खाली नाम का ट्रेडिंग होता है. हाँ. और पैसे घुमाने का काम है बेसिकली. तो आजकल एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ मैंने सुनी थी मेरे एक दोस्त से, कि आजकल जो ब्राइब करने का तरीका है ना, जो रिश्वत देने का तरीका है आजकल, वो चेंज हो गया है. वो हो रहा है स्टॉक मार्केट से. मतलब मान लीजिए आप हो कोई बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, अब मुझे आपको देनी है 100 करोड़ की रिश्वत, तो मैं क्या करूँगा, मैं आपको डायरेक्ट कैश तो नहीं दे सकता, वाइट पे पूरा दे नहीं सकता. तो मैं आपको बोलूँगा सुन, मेरा ना एक स्टॉक है, उस स्टॉक में 10 करोड़ रुपए लगा दो, वो 10 करोड़ मैं आपको दे दूंगा, 10 करोड़ आप इन्वेस्ट कर दो, वो स्टॉक को मैं ले जाऊंगा 100 करोड़ तक. मैं स्टॉक पंप करूंगा, आप स्टॉक बेच देना, आपके जेब में 100 करोड़ आ जाए वाइट. कैसे, वापस बताओ कैसे होगा ये? तो ये हम दोनों का कुछ मान लो म्यूचुअल बेनिफिट है.
हाँ, आप क्या हो उसमें, मैं क्या हूँ? मैं हूँ एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट। अच्छा, आप businessman हो, ठीक है। मेरी 100-200 कंपनीज हैं, ठीक है। और मेरी एक छोटी सी कंपनी जो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है, इसका आपने नाम ही नहीं सुना है, ठीक है। किसी को पता ही नहीं कि वो कंपनी एग्जिस्ट करती है। अब मुझे आपको देना है 100 करोड़ का ब्राइब। आपको मेरे को देना, मैं गवर्नमेंट हूँ। गवर्नमेंट है, जो भी हो, हाँ, कोई भी पर्सन हो जो मुझे बेनिफिट कर रहा है, मुझे आपको देना 100 करोड़ का रिश्वत। अब मैं आपको बोलूंगा कि इस कंपनी के इतने इतने शेयर्स आप बाय कर लो, या मैं आपके नाम पे कर देता हूँ, जो भी है, बट आपको उतने शेयर्स मिल जाएंगे। आपको एक बार शेयर्स मिल गए, उसके बाद मैं उस स्टॉक को करना चालू करूंगा पंप, बिकॉज मैं ओनर हूँ, मेरे पास मेजॉरिटी होल्डिंग्स है, मैं कंट्रोल करूंगा प्राइस कहाँ जाएगा, तो मैं उस स्टॉक को पंप करूंगा। जनरल पब्लिक को पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, बिकॉज वो स्टॉक का तो नाम ही नहीं सुना है किसी ने, बट मेरी 200 कंपनी में मुझे पता है कि उसमें से एक मैं इस चीज़ के लिए यूज़ कर सकता हूँ। तो अब उसको मैं उतना ऊपर लेके जाऊंगा, आप स्टॉक बेच दोगे, आपका गेन हो गया 100 करोड़ का, ट्रांजैक्शन फिनिश, तो ये ब्राइब हो गई इस तरह से, ब्राइब हो गया, आपके पास आ गया 100 करोड़। तो ये तो स्कैम हो गया। बिल्कुल, प्राइस मैनिपुलेशन हो गया, इलीगल चीज़ें, मनी लॉन्ड्रिंग कह लो, जो भी हो लो, हर टाइप का स्कैम हो गया, बट होता है। तो ट्रेडिंग के लूप होल्स क्या क्या है, अगर आपने ज़्यादा समझे हो? ट्रेडिंग का सबसे बड़ा लूप होल ये है कि आपको अगर मार्केट का जो लिक्विडिटी है वो रीड करना आ गया तो आप ट्रेडर बन जाओगे, क्योंकि मेन जो है मार्केट चला रहा कौन है, मार्केट बड़े प्लेयर्स चला रहे हैं। तो आपको ये पढ़ने अगर आ गया कि बड़े प्लेयर्स कहाँ पे ट्रेड ले रहे हैं, उनकी एंट्री कहाँ है, तो आप ट्रेड ले पाओगे, आप ट्रेडर बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई है। क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, जब भी एक रिटेलर है वो ट्रेड लेता है तो पहले उसको दिखेगा कि अच्छा मेरी तरफ जा रहा है प्राइस, बट सडनली उनके आगे जाता है, उनका लॉस हो जाता है। यानी प्रॉपरली प्लान्ड होता है। जो बड़े बड़े बैंक्स होते हैं, सिंस मैंने हेज फंड में भी काम किया हुआ है, मुझे एक्सपीरियंस है कि ये एग्जैक्टली होता कैसे है। तो मार्केट एक स्पेसिफिकली एक फॉल्स रिएक्शन देता है ट्रेडर्स को, ट्रेडर्स, न्यू ट्रेडर्स या रिटेल ट्रेडर्स को इन्वाइट करने के लिए कि भाई अब जो है ना प्राइस ऊपर जाएगा, तो एक हल्का सा प्राइस ऊपर जाएगा, इनवाइट करने के लिए लोगों की, भाई ब्रेकआउट हो गया, आप इन्वेस्ट करो, अब स्टॉक ऊपर जाएगा, और फिर इमीडिएटली वहीं से प्राइस नीचे जाता है। उससे क्या होता है, क्योंकि आप देखो मेरे पास, आपको मैं समझाता हूँ कि बैकएंड पे कैसे काम करता है। मेरे पास अगर 100 करोड़ के शेयर्स है, मुझे 100 करोड़ के शेयर्स बेचने हैं मार्केट में, ठीक है। अब अगर मुझे 100 करोड़ के शेयर्स बेचने हैं तो कोई बाय करने के लिए भी होना चाहिए, राइट। मुझे सेलिंग के लिए तो बायर चाहिए। अब बायर्स कहाँ से लाऊंगा मैं, तो मैं क्या करूँगा, वो 100 करोड़ में से 10 करोड़ लूँगा, 10 करोड़ को डाल दूंगा मैं स्टॉक को पंप करने के लिए। कोई खरीदेगा उसको? मैं खरीदूंगा, आप खुद ही खरीद रहे हो? मैं खुद ही खरीदूंगा 10 करोड़ का स्टॉक। 10 करोड़ का स्टॉक मैंने खरीदा, प्राइस ऊपर गया, अब प्राइस ऊपर जाएगा, न्यूज़ में आएगा कि स्टॉक ऊपर जा रहा है, चार्ट, जो ट्रेडर्स बैठे हैं वो देखेंगे कि ब्रेकआउट हो रहा है, प्राइस ऊपर जा रहा है, अब ट्रेंड हो गया शुरू, तो क्या होगा, उसके अंदर वॉल्यूम आएगा और लोग बाय करना शुरू करेंगे, मतलब मार्केट का ना डिमांड आएगा। अब मुझे तो वही चाहिए था, क्योंकि मैं तो बेचने के लिए बैठा हूँ, मुझे 100 करोड़ के स्टॉक्स बेचने हैं। अब डिमांड आ गया 100 करोड़ का, न्यूज़ आ गई, ये हो गया, अब मैं उन्हीं लोगों को जिनको लग रहा है कि अब प्राइस ऊपर जाएगा उनको बेच दूंगा और मैं निकल जाऊंगा, और प्राइस नीचे गिर और जाएगा, उनका लॉस हो गया, उनका लॉस हो जाएगा। तो रिटेल इन्वेस्टर मारा जाएगा। एंड में तो रिटेलर की बात लगती है। मतलब आप, हम लोग डिस्कशन में बैठे थे एक क्रिप्टो एक्सचेंज ओनर के साथ, वो तो उसने तो सीधा ही बोला था कि मारेगा तो रिटेलर ही, और कोई नहीं। एक बार मैं भी ऐसे ही मारा था, जेप पे करके कंपनी आई, करेक्ट। क्रिप्टो करेंसी, और उस टाइम पे ऐसा चल रहा था कि जिसने क्रिप्टो के कॉइन खरीदोगे ना वो करोड़पति बन जाएगा। तो मैं भी ऐसे यंग लड़का, मैंने कहा मैं भी आज के आज करोड़पति बनूंगा, मैं भी खरीदूंगा। तो मैंने भी 1-2 लाख रुपए जुगाड़ बिठाए, और 1-2 लाख रुपए के मैंने वो क्रिप्टो खरीद ली। वो कंपनी का है मुझे नहीं पता, वो ऐप का है, नहीं चल रही, लॉगिन नहीं हो रहा है, चीज़ें नहीं हो रही है, पैसे बर्बाद हो गए मेरे। तो इंडिया में, रिटेल इन्वेस्टर, इंडिया में तो सबसे बड़ा स्कैम क्रिप्टो एक्सचेंज है। इंडिया में तो मैं किसी को रिकमेंड नहीं करूंगा कि इंडियन क्रिप्टो एक्सचेंज के साथ आप इन्वेस्ट करो, क्योंकि प्राइस मैनिपुलेटेड होता है, प्राइस इन्फ्लेटेड भी होता है। आप बिटकॉइन का नॉर्मल रेट और एक इंडियन एक्सचेंज पे रेट देख लो, आपको महंगे में बेच रहे हैं। हाँ, ऊपर से हर चीज़ पे जीएसटी, ऊपर से ट्रांजैक्शन डिपॉजिट विड्रॉल फी, ऑन टॉप ऑफ दैट अगर आपने इंडियन एक्सचेंज के साथ इन्वेस्ट किया, आपका आईटीआर में रिफ्लेक्ट हो जाएगा वो कि यहाँ इतना इतना ट्रांजैक्शन हुआ, तो आप टैक्स से भी नहीं बच सकते। तो इंडियन, अगर क्रिप्टो में इन्वेस्ट करना है, एक कोल्ड वॉलेट में इन्वेस्ट करो, या तो एक बाहर के एक्सचेंज में इन्वेस्ट करो, इंडियन एक्सचेंज के साथ मत करो। और आपको शायद पता हो या नहीं पता हो, मतलब अगर आपको, अगर इंडिया में अगर ट्रांजेक्शन, आप थोड़ा हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन कर रहे हो, तो गवर्नमेंट की एजेंसीज है करेक्ट, जो बैठी है, वो आपके ट्रांजेक्शन देखेगी, बिल्कुल। ये ट्रांजेक्शन कैसे कर रहे हो, फिर आपका पूरा पता लगाएगी कि ये कर रहे हो। फिर उसके बाद में अगर थोड़ा सा भी लूप होल निकल गया, Right. वो तुरंत आपके ऊपर आके बैठेगी करेक्ट, कि यार भाई मेरे को इतना पैसा चाहिए, नहीं तो मैं ऐसा 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 तेरे को नोटिस भेजने वाला हूँ। राइट। अभी आपको पता है ट्रेडिंग में जैसे एक हर्षद मेहता वाला स्कैम हुआ था,
ट्रेडिंग में ही हुआ था? करेक्ट। तो और कोई स्कैम पता है आपको? और कोई तो अभी बहुत रिसेंटली एक क्रिप्टो का बहुत बड़ा स्कैम हुआ था। आई थिंक कुछ $36 बिलियन का था, या फिर शायद उससे भी ज़्यादा बड़ा था, मुझे एग्जैक्ट फिगर याद नहीं है। बट एक पूरा एक्सचेंज जो है वो डूब गया था। एंड बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि लोगों का कहना है कि तो एक्सचेंज जो उसका नाम FTX था, FTX करके एक एक्सचेंज था, पूरी एक्सचेंज गायब हो गई। और जो ओनर है, ओनर मस्त घूम रहा है। मतलब थोड़ा बहुत न्यूज़ में मीडिया का कवरेज के लिए उसको जेल भेजा गया, थोड़ा उसका कोर्ट में हियरिंग हुआ, ये हुआ, बट अब किसी को पता नहीं क्या हुआ। तो हो सकता है कि वो जो $36 बिलियन है शायद किसी को देने के लिए पैसे गए हैं। मतलब बैक एंड पे क्या होता है किसी को नहीं पता ना। मतलब अब मैं एक्सचेंज चला रहा हूँ, मेरे पास है $30-40 बिलियन, अब मुझे लेके भागने या किसी को दे देने हैं, मैं बोलूँगा एक्सचेंज गया, डूब गया, मेरे पास बैंकरप्ट है, मैं फाइल फॉर बैंकरप्सी सब फेक कर सकता हूँ मैं। 1-2 साल के लिए मैं गायब हो जाऊँगा, न्यूज़ में आ जाऊँगा, जेल में बैठ जाऊँगा। किसने देखा है वो बंदा एक्चुअली जेल में, किसी को नहीं पता। तो आपको क्या लगता है, मतलब पैसा कमाने के लिए इलीगल वे में जाना जरूरी है? एक हद तक मुझे ऐसा लगता है कि चाहे आप मतलब कितना भी लीगल ट्राई कर लो, कुछ ना कुछ अनइंटेंशनली या इनडायरेक्टली हो ही जाएगा। लाइक फॉर एग्जांपल, अब मान लो मैं जोमेटो का ओनर हूँ, ठीक है, आई एम दीपिंदर गोयल फॉर एग्जांपल। अब मेरा कोई अब मेरे नीचे लाखों डिलीवरी बॉयज़ है। अब एक जोमेटो का डिलीवरी बॉय जाके कहीं किसी का रेप कर देता है, तो वो एंड में किसके ऊपर आएगा? किसी को ये नहीं याद होगा कि उस डिलीवरी बॉय का नाम क्या है, सबको यही दिखेगा कि जोमेटो की टी शर्ट पहनी है ना, तो आएगा मेरे ऊपर ही। तो एट दी एंड अगर आप एक बड़े लेवल पे हो तो आपके एक ऐसे कनेक्शंस होने चाहिए जो ये सब चीज़ों में आपकी हेल्प कर सके। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आता है, स्पेशली इन अ कंट्री लाइक इंडिया। दुबई में ऐसा नहीं है क्या, नेटवर्किंग इंपॉर्टेंट नहीं है वहाँ पे? 100% दुबई में भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दुबई में अगर आपका रॉयल फैमिली के साथ कनेक्शन है तो फिर आप सॉर्टेड हो, फिर आप कुछ भी कर सकते हो। रॉयल फैमिली जैसे एक है या दो है, कितनी है? मल्टीपल है। तो UAE जो कंट्री है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, उसमें 7 एमिरेट्स है इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। दुबई है, शारजा है, अबू धाबी है, अल ऐन है, फिर फुजैरा है, ऐसे 6-7 एमिरेट्स है। हर एक एमिरेट का एक रॉयल फैमिली है। तो दुबई की जो रॉयल फैमिली है, द रूलर इज़ शेख मखतूम। फिर जो अबू धाबी की है, आई थिंक द जायद फैमिली, वो लोग कर रहे हैं। तो हर एक एमिरेट का एक अलग रॉयल फैमिली होता है। तो वहाँ पे आपको उनसे कनेक्शन बनाना पड़ता है? अगर आपका कनेक्शन रॉयल फैमिली के साथ है तो फिर आप सॉर्टेड हो दुबई में, फिर आपको मतलब कोई कुछ नहीं कर सकता। और इंडिया में भी सेम है? इंडिया में भी सेम है। अगर इंडिया में अगर आप जो पॉलिटिकल पार्टी पावर में है उनके साथ आप अगर कनेक्शन में, उनके साथ आपका अच्छा नेटवर्क है, तो फिर आप कुछ भी कर सकते हो। इलीगल काम करके भी आप बच सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मतलब आप भी यही कह रहे हो कि मतलब सही वे में पैसा नहीं कमाया जा सकता? नहीं, कमाया जा सकता है, 100% कमाया जा सकता है। अब जो मैं आपको जोमेटो वाला एग्जांपल दिया, उसमें कुछ गलत वे तो था नहीं, कुछ इलीगल था नहीं, बट प्रॉब्लम आई। अब जोमेटो के ऊपर इतना बड़ा नाम लगेगा, दाग लगेगा, तो जोमेटो का फाउंडर चुप तो नहीं बैठेगा, वो कुछ तो कनेक्शन यूज़ करेगा उसको हटाने के लिए, ठीक करने के लिए। तो कनेक्शन होना ज़रूरी है। बट ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं खाली इलीगल पैसे से तरीके से पैसा कमाया जा सकता है। अच्छा, ट्रेडिंग के बारे में थोड़ा बताओ ना, ट्रेडिंग कितने टाइप्स की होती है? ट्रेडिंग होती है अब डिफरेंट मार्केट्स होती है। फॉरेक्स हो गया, कमोडिटी मार्केट हो गया, फिर स्टॉक मार्केट हो गया, इंडिया स्टॉक मार्केट हो गया, US स्टॉक मार्केट हो गया, बहुत मार्केट्स हैं। उसके अंदर आप बहुत सारे सेशंस होते हैं। जैसे फॉरेक्स मार्केट में लंदन सेशन होता है जो सुबह 12-12:30 के आसपास शुरू होता है। फिर न्यूयॉर्क सेशन होता है जो शुरू होता है अराउंड 6:30-7:30 के आसपास इंडिया टाइम। फिर टोक्यो सेशन होता है जो एशियन मार्केट ट्रेड होती है, क्योंकि फॉरेक्स मार्केट 24 घंटा खुली होती है, तो उसमें बहुत सारे सेशंस होते हैं। फिर जहाँ तक ट्रेडिंग टाइप की बात है, डे ट्रेडिंग होता है जो आप एक सेम मैं डे ट्रेडिंग करता हूँ पर्सनली। तो मैं आज के दिन बैठा, आज ही ट्रेड लिया, आज ही क्लोज कर दिया, सेम डे, उसको डे ट्रेडिंग कहते हैं। फिर स्विंग ट्रेडिंग होती है, आज मैंने ट्रेड ले लिया, 2-3 दिन तक होल्ड किया, 1 महीने के लिए होल्ड किया। फिर पोजिशनल ट्रेडिंग होती है जो आप महीनों के लिए होल्ड करते हो कुछ। ओके। जैसे अब 1 साल पहले मैंने एक पोजीशन बिल्ड की थी गोल्ड में, जब गोल्ड आई थिंक कुछ $1800 या $2000 के आसपास था। आज गोल्ड ऑलमोस्ट $2700 पे ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, तो उसको पोजिशनल ट्रेडिंग कह सकते हैं आप। तो बहुत सारे, फिर उसके बाद होता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग जो आप लॉन्ग टर्म के लिए करते हो। अच्छा, इंडिया में कोई कंपनी है, वो दुबई में कैसे रजिस्टर करेगी, दुबई में पैसा कैसे ट्रांसफ़र करेगी, और दुबई से वापस इंडिया में कैसे पैसा ट्रांसफ़र करेगी? तो उसमें इलीगल तरीके भी है, लीगल तरीके भी है, रेगुलेटेड तरीके भी है, अनरेगुलेटेड तरीके भी है। बेस्ट तरीका मेरे हिसाब से है क्रिप्टो। बहुत सारे लोग जो नॉर्मली करते हैं वो हवाला करते हैं, जो यहाँ पे उसको अंगड़िया भी कहते हैं। यहाँ पे कैश दे दिया, वहाँ पे कैश मिल गया। ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। आई थिंक इसका वॉल्यूम बहुत बड़ा है, मतलब हज़ारों करोड़ों में है दिन का कैसे volume। होता है, मतलब क्या है, मतलब अगर आपको पता है तो? तो मैं यहाँ पे इंडिया में हूँ, मेरे पास 1 करोड़ रुपए कैश है।
और मुझे चाहिए दिरहम में दुबई में। मैं जाऊंगा मेरे कोई एक कनेक्ट के पास, उसको मैं कहूँगा कि मुझे 1 करोड़ दुबई में कैश चाहिए आज के दिन, आज के आज। वो मुझे बोलेगा हो जाएगा, वो मुझे रेट कोट करेगा कि ये रेट है। फिर वो मुझे एक फ़ोटो भेजेगा, एक 5 रुपये की नोट की, 1 रुपये की नोट की या 10 रुपये की नोट की। अब हर एक नोट पे नीचे एक कोड लिखा होता है रेड कलर में। 10 रुपये की नोट में रेड कलर का होता है जो नंबर होता है नोट का। वो नोट का नंबर जो है वो होगा आपका ट्रांजैक्शन का OTP, समझ लीजिए। तो आप वहाँ कैश लेके जाओगे, आपको बंदा पूछेगा कोड वोड, जा आपको उससे पूछना होगा, वो आपको कोड बताएगा, नंबर आप वेरीफाई करोगे, आप उसको कैश दे दोगे। अब मैंने सामने वाले को कैश दे दिया, अब सामने वाला क्या करेगा, वो कॉल करेगा किसी को जो दुबई में बैठा हुआ है, वो बोलेगा ये कोड है, सामने वाले को 5 लाख दिरहम कैश दे दे, वहाँ पे मुझे कैश मिल जाएगा। अब इसको ट्रेस करना इतना डिफिकल्ट है क्योंकि एक्चुअली में हुआ क्या, एक्चुअली में इंडिया का पैसा इंडिया में ही है, इंडिया के बाहर गया ही नहीं, और दुबई का पैसा दुबई में, दुबई के बाहर गया नहीं। बट बेसिकली क्या हुआ, चेंज हो गया, कैश एक्सचेंज हो गया। मेरा जो 1 करोड़ था मैंने आपको दे दिया, अब उसका आप जो भी करो आपके ऊपर है। वहाँ पे मुझे मेरा दिरहम मिल गया। तो ये एक बहुत पॉपुलर तरीका है जो लोग करते हैं। ऑफ कोर्स दिस इज़ नॉट लीगल, बट इसको मनी लॉन्ड्रिंग भी कहते हैं, पैसा इधर से उधर पहुंचाना। तो ये एक तरीका है, बट क्रिप्टो इज़ द बेस्ट वे क्योंकि दुबई जो है क्रिप्टो फ्रेंडली है बहुत ज़्यादा। ओके, तो दुबई में आप क्रिप्टो आराम से रिसीव करते हो, कोई टैक्स नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कैसे होगा मैं यहाँ पे क्रिप्टो खरीदूंगा वहाँ पे? हाँ, यहाँ पे आपके पास क्रिप्टो है। अब उसका भी एक तरीका है, आप कैश दे के किसी को क्रिप्टो खरीद सकते हो। USDT के बहुत सारे डीलर्स होते हैं, आप उसके पास जाओगे, बोलोगे मुझे इतना इतना USDT चाहिए, आप मुझसे कैश ले लो, और वो आपको USDT दे देगा। USDT आपको लेना है कोल्ड वॉलेट में, डिसेंट्रलाइज वॉलेट में, एक्सचेंज में नहीं, कोल्ड वॉलेट में। कोल्ड वॉलेट कोई ट्रैक नहीं करता है, कोल्ड वॉलेट के ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं होता है। आपने USDT ले लिया कोल्ड वॉलेट में, किसी को पता नहीं है आपकी वॉलेट है, कोई KYC नहीं, कुछ नहीं है, आपने दुबई में ट्रांसफ़र कर दिया, आपने कैश ले लिया USDT बेच तो के। दुबई में क्रिप्टो में से कोई भी सामान खरीद सकते हो आप? 100%। मेरा एक फ्रेंड है, हम लोग अभी पिछले हफ्ते दुबई में थे। हाँ, हम लोग गए तो उससे गाड़ियाँ खरीदनी थी, ही वांटेड टू बाय गाड़ियाँ कार्स। खरीदनी थी? हाँ, गाड़ियाँ? गाड़ियाँ तो गाड़ी नहीं? गाड़ी नहीं, वो सिर्फ जस्ट दुबई मूव किया है वो, एंड ही इज़ वर्थ ऑलमोस्ट 6-7 thousand crores। तो जस्ट दुबई मूव किया है वो, एंड मुझे एक दिन हमें बोलता है कि चलो आज गाड़ी खरीदनी है मुझे। हम लोग बोले चले, गए हम लोग शोरूम पे। तो उसे ख़रीदनी थी एक्चुअली 4 सीटर। तो वो गया, जी वैगन देखी उसे, 4 सीटर, ठीक है, बोला अच्छा कलर है, ख़रीद ली। उसके बाद हम लोग बाहर निकल रहे स्टोर के, तो रास्ते में एक शोरूम के अंदर ही एक लैम्बोर्गिनी रेवल्टो खरीदी, जो नई सबसे नई गाड़ी आई लैम्बो की। वो भी सेम कलर था जी वैगन के साथ, बोलते कलर मैचिंग है, ये भी ले लेते हैं। तो $7.5 लाख की गाड़ी वो भी ले ली। ऑन द स्पॉट बिटकॉइन बेचा, कुछ 21-22 बिटकॉइन बेचा ऑन द स्पॉट, सामने वाले को गाड़ी का पेमेंट कर दिया BTC में, हो गई डिलीवरी, ले ली। तो ऑन द स्पॉट उसने कुछ 11 करोड़ रुपए खर्च किए बिटकॉइन में। 11 करोड़ रुपए? इतना पैसा कैसे? वो भी ट्रेडर है क्या? वो ट्रेडर नहीं है, वो है लिक्विडिटी प्रोवाइडर, जो मार्केट को पीछे से कंट्रोल करता है, वो है। मतलब थोड़ा और बताओ, कौन कंट्रोल करता है, कैसे कंट्रोल तो करता क्या क्या होता है, एक प्रॉपर ट्रांजैक्शन कैसे होता है मैं आपको बताता हूँ। मैं एक रिटेलर हूँ, मैं गया ब्रोकर के पास। अब ब्रोकर जो है, ब्रोकर क्या कर रहा है, है? जैसे आप मान लो मैं एक रियल एस्टेट एजेंट हूँ, ठीक है, आपको मुझसे रियल एस्टेट खरीदना है। अब जो रियल एस्टेट मैं आपको बेचने वाला हूँ मेरा थोड़ी होने वाला है, मैं ओनर थोड़ी, उसका ओनर कोई और है। तो ब्रोकर भी मिडिल मैन होता है, उसके पीछे बैठा होता है लिक्विडिटी प्रोवाइडर, जो ब्रोकर को वो सारे इंस्ट्रूमेंट्स प्रोवाइड कर रहा है एक्चुअली, सो दैट मार्केट में। अब ब्रोकर के पास मैं जाके बोलता हूँ भाई मुझे आज 10 किलो गोल्ड खरीदना है, बाय की पोजीशन बिल्ड करनी है। अब ब्रोकर के पास ज़रूरी नहीं कि वो पड़ा हुआ है, तो ब्रोकर जाएगा लिक्विडिटी प्रोवाइडर के पास जिसके पास एक्चुअली पड़ा हुआ है, तो ही इज़ दैट, वो लिक्विडिटी प्रोवाइडर है। फिर लिक्विडिटी प्रोवाइडर के ऊपर होता है प्राइवेट बैंक, प्राइवेट बैंक के ऊपर होता है हेज फंड। तो ये हायरार्की होती है। तो उसका हेज फंड भी है, उसका लिक्विडिटी प्रोवाइडर भी है, उसका प्रॉप फर्म भी है। तो ये बहुत बड़े इन्वेस्टर होते हैं जिनके जो फंड अलोकेट करते हैं हेज फंड से, फिर जो अपने पास VC का जो पैसा आता है वो लास्ट में यहाँ पे आता है, छोटे छोटे मतलब स्टार्टअप में लगने के लिए। वो बहुत छोटा अमाउंट होता है। करेक्ट। एक्चुअली जो अमाउंट्स होते हैं वो तो लाखों लाखों करोड़ों में होते हैं। हाँ, तो ये सबसे बड़े कौन है सबसे बड़ा मतलब बिजनेसमैन जो पैसा लगाता है इतना? तो ये मोस्टली ट्रेडिशनल बिजनेसमैन होते हैं, जो जिन्होंने अभी, जैसे आजकल इतना स्टार्टअप का क्रेज चला हुआ है, स्पेशली इन द सिटी ऑफ बैंगलोर। इतना स्टार्टअप का हर जगह, हर किसी को स्टार्टअप करना है, यूनिक बिजनेस करना है। लेकिन मैंने जितने भी लोगों को देखा ना जिन्होंने बड़े बड़े बिजनेस बनाए हैं, वो बहुत बोरिंग बिजनेसेस होते हैं।
मतलब वेस्ट मैनेजमेंट का बिजनेस हो गया, बोरिंग बिजनेस। एक मान लीजिए बुक पब्लिशिंग का बिजनेस हो गया, वेरी बोरिंग बिजनेस बट स्केलेबल, इतने बड़ा। अभी मैंने एक रिसेंटली बॉम्बे में कैफ़े देखा है, वो बुक स्टोर है प्लस कैफ़े है। अब वहाँ पे आप जाके बुक स्टोर है, बुक भी पढ़ सकते हो, कॉफ़ी भी पी सकते हो, बट उसका मार्केट कितना छोटा है। एक तो सबसे पहली बात, कॉफ़ी आजकल लोग जो है टपरी वाली प्रेफर करते हैं, आपका मार्केट ऑलरेडी छोटा हो गया। उसके बाद अपने उस साथ में बुक स्टोर भी डाल दिया। अब अगर मुझे बुक खरीदना है, मैं बुक खरीदने आऊँगा, मैं कॉफ़ी पीने थोड़ी आऊँगा। मेरा एजेंडा क्लियर है कि मुझे बुक खरीदनी है, मैं वहाँ बुक खरीद के चला जाऊँगा। मैं थोड़ी ना वहाँ बुक लेके कॉफ़ी पीने बैठा हूँ। राइट। तो लोगों को ऐसा लगता है मेरा आइडिया यूनिक है ना, मैं बहुत बड़ा बिजनेस कर सकता हूँ। एक्चुअली द ट्रूथ इज कि आपका आइडिया जितना बोरिंग है, उतने ज़्यादा लोग आपका आइडिया बाय कर पाएंगे और उतना बड़ा आपका बिजनेस बन पाएगा। यूनिक आइडियाज़ जो होते हैं ठीक है, बट आपको ये देखना है कि आपका आइडिया कितना ज़्यादा स्केलेबल है। तो जितने भी बड़े बड़े बिजनेस मैंने देखे हैं जिन्होंने बनाया है करोड़ों करोड़ों में बिजनेस, वो बहुत बोरिंग बिजनेस। 2-4 बिजनेसेस नाम बताओ ना। जैसे मैंने बोला वेस्ट मैनेजमेंट का बिजनेस। अब वेस्ट हर इंसान प्रोड्यूस करता है। 10-10 किलो का कचरा जो है एक इंडियन हाउस होल्ड फेंक देता है दिन का, उसका मैनेजमेंट का आपने बिजनेस बना लिया, बोरिंग बिजनेस है। बैंकिंग, हर इंसान बैंक अकाउंट खोलता है, हर इंसान जो है ट्रांजैक्शन करता है। एटीएम का जो बिजनेस है आजकल, एटीएम का बिजनेस बहुत अच्छा बिजनेस हो गया। मतलब आपको एक खाली एक वो लेना है एरिया, जिसको हम लोग हिंदी में गाला कहते हैं। एक आपको प्लॉट लेना है, जो भी है वो तेरे उतना स्क्वायर फीट होना चाहिए, उसमें आप बैंक के साथ अप्लाई कर सकते हो आपका एटीएम, आपको पर ट्रांजैक्शन कुछ 20 रुपये मिलता है। वो भी एक बहुत बड़ा बोरिंग बिजनेस बट बिग बिजनेस, एवरीबडी यूजेस इट। सबसे बड़ा जो रिचेस्ट मैन है इंडिया का, मिस्टर मुकेश अंबानी, जियो, बोरिंग बिजनेस। टेलीकॉम, हर इंसान फ़ोन यूज़ करता है, हर इंसान इंटरनेट यूज़ कर सकता है। तो बोरिंग बिजनेस जो है वो बहुत ज़्यादा स्केलेबल होता है। जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन से मैं मिला हूँ, इन्वेस्टर्स से मैं मिला हूँ, सबके ऐसे बोरिंग बिजनेस होते हैं। ठीक है, आप क्या करते हो? आप सामने वाला सोचेगा कुछ तो भाई एक्स्ट्राऑर्डिनरी बताएगा कि मैं ये करता हूँ वो करता हूँ। नहीं, वेस्ट मैनेजमेंट, सिंपल। इतना ही बोलता। तो सबसे बड़ा कौन से बड़े बिजनेसमैन से मिले हो आप? दुबई में सबसे बड़ा बिजनेसमैन किससे मिले हो आप, और उनका क्या बिजनेस था? तो मैं एक क्रिप्टो बिलियनर से मिला हूँ एंड उनका क्रिप्टो पोर्टफोलियो एनीवेयर अराउंड 36-38 बिलियन डॉलर्स के आसपास है। $38 बिलियन। 38 बिलियन डॉलर, $1 बिलियन होता है 8,000 करोड़, तो उसको आप मल्टीप्लाई कर लो टाइम्स 38। तो उनके साथ मैं मिला हूँ। तो उनकी स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है। तो ही यूज्ड टू वर्क इन वॉल स्ट्रीट में वो काम करते थे एज अ ब्रोकर आई थिंक। एंड उनको एक ट्रांजैक्शन ऐसे ट्रांजैक्शन उन्होंने करवाई किसी के बीच में और उनको पेमेंट बिटकॉइन में मिल गई। उनको पता ही नहीं है कि अब बिटकॉइन मेरे पास इतने सारे पड़े हुए। जब बिटकॉइन एक्चुअली ऊपर गया तो याद आया कि अरे मेरे पास तो इतने बिटकॉइन थे, और फिर आज उसकी वैल्यू इतनी ज़्यादा है। ये इसमें तो मैं लुट गया ना। हाँ, वो तो लक, मतलब वो तो 0.01% लोगों के साथ ऐसा होता है। तो अगर मेरा लक अच्छा होता तो आज मैं भी बिलियनर हो जाता। हो सकता है, पॉसिबिलिटी कुछ भी है। चलो उमर यार, ये तो अपन ने बात कर ली ट्रेडिंग के बारे में, ये सब के बारे में। बहुत मतलब काफ़ी नॉलेजेबल थी चीज़ मेरे लिए तो। बट मैं बोलता हूँ, मतलब ये आपने 22 साल की उम्र में इतना सब कुछ किया है, तो मतलब फैमिली बैकग्राउंड क्या है? कहाँ से आए हो आप? क्या हुआ आपके साथ ऐसा? तो मैं भिवंडी का नाम का एक शहर है, वहाँ से बिलोंग करता हूँ। बॉम्बे से ऑलमोस्ट 30-35 किलोमीटर दूर है, 2 घंटा दूर है बाय रोड। वेरी स्मॉल टाउन। वहाँ पे मेनली लेबर क्लास लोग, जो इंडस्ट्रियल एरिया है वहाँ पे फैक्ट्री बहुत ज़्यादा है। भिवंडी जो है आई थिंक एशिया का सबसे बड़ा टेक्सटाइल एक्सपोर्टर है। वहाँ पे सब मेजॉरिटी ऑफ द एशिया का टेक्सटाइल उधर ही बनता है। तो इंडस्ट्रियल सॉर्ट ऑफ एरिया है, वहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ। और जब मैं आई थिंक 12 साल का था, 2014 की बात है, 2014 में मेरे फादर का बाहर अफेयर चल रहा था। एंड जब मेरी मम्मी ने उनको कन्फ्रंट किया तो बहुत ज़्यादा वायलेंस हुआ घर में। वो सारी चीज़ें मैंने देखी। फिर उसके बाद हमें घर से निकाल दिया गया। हम लोगों ने घर छोड़ के चले गए बिकॉज हमको फादर के साथ रहना नहीं था, बिकॉज अब्यूज़ देखने को मिल रहा था, मम्मी के साथ ऐसा ट्रीटमेंट था। तो फिर हम लोगों ने वो घर छोड़ दिया। तो हम अपने रिलेटिव्स के घर पे इधर उधर दरवाज़ा खटखटा के घर पे रहते थे रिलेटिव्स के। तो वहाँ पे हमें बहुत गंदा ट्रीटमेंट मिला था। हमारे एक फैमिली के रिलेटिव थे, उन्होंने हमें बहुत गंदी तरीके से ट्रीट किया था, जबकि उनके पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। बड़े घर में, बड़े बंगले में रहते थे। हमें एक छोटा सा रूम दिया गया था, हमें रूम से बाहर निकलना अलाउड नहीं था, हमें घर का बचा हुआ खाना मिलता था। हमें कभी कभी वो उस रूम में बाथरूम नहीं था तो हमें बाहर का बाथरूम भी यूज़ करने नहीं देते थे कभी कभी। बहुत घटिया एक्सक्यूजेस थी कि अभी काम चल रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो बहुत गंदा ट्रीटमेंट देखने को मिला था द वेरी यंग एज। और मैंने जब ये सब देखा तो मुझे दिमाग में एक ही चीज़ आई कि यार
मुझे समझ में आ गया कि आपके पास अगर पैसा नहीं है ना तो आपकी कोई इज्जत नहीं करेगा, आपको कोई इंसान की तरह भी नहीं देखेगा। और मेन रीज़न मेरा ये था कि मुझे मेरी मम्मी को ऐसे ट्रीटमेंट झेलते हुए नहीं देखना था कभी। तो मैंने डिसाइड कर लिया था कि जो करना पड़े मैं कर लूँगा, बट आई विल मेक श्योर कि आज के बाद मुझे और मेरी मम्मी को कोई ऐसा ट्रीटमेंट ना दे। एंड वहाँ से जो है मेरा जो जर्नी हुआ पैसा कमाने का, वहाँ से मुझे मोटिवेशन आया पैसा कमाने का। तो क्या लगता है आपको, अगर ऐसा फैमिली में नहीं हुआ होता तो क्या आप इस पोजीशन पे होते आज? इस पोजीशन पे तो शायद नहीं होता, बट कुछ तो कर रहा होता लाइफ में, बट इस पोजीशन पे तो शायद नहीं होता। मेरा सबसे बड़ा ड्राइविंग फैक्टर वही रहा है लाइफ में, उसकी वजह से ही मुझे जो मोटिवेशन आया वो आया है। तो कुछ आप वो कुछ होगा लाइफ में तभी आप कुछ कर पाओगे। मैंने तो ये देखा है, मतलब किसी ने भी लाइफ में कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी अचीव किया है ना, उसको ऐसी पोजीशन में डाला गया है या उसने खुद को अपने आप को ऐसी पोजीशन में डाल दिया है कि उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है बट टू सक्सीड। आपके मेरे हिसाब से सबसे बड़ा सक्सेस का किलर है प्लान बी। अगर आपके पास प्लान बी है ना, मतलब आप सक्सेसफुल होने के चांसेस बहुत कम है, बिकॉज आपने ऑलरेडी दिमाग में सोच लिया कि मैं फेल हो सकता हूँ। अगर आपके पास प्लान बी नहीं है तो आप कुछ भी करोगे, आप उस चीज़ को मतलब यू विल मेक इट वर्क, कोई ऑप्शन ही नहीं है ना फिर तो मेरी भी कुछ वैसी सिचुएशन थी। मैंने तो ड्रॉप आउट, मैं सीए कर रहा था, सीए से मैंने ड्रॉप आउट कर दिया था। फैमिली मिडिल क्लास, ना तो मेरे पास कुछ बड़ा बिजनेस है ना मेरे घर वालों के पास बहुत पैसे है, तो मेरे लिए डू और डाई था ट्रेडिंग। अगर मैं ट्रेडिंग नहीं करता तो फिर मैं कुछ भी नहीं होता, मैं फेलियर होता बेसिकली लाइफ में। तो मेरे पास वो प्लान भी था ही नहीं, क्योंकि आप जब सीए करते हो आप, तो सीए में आप 12th क्लियर करते हो, आपको 3 लेवल एग्जाम देने होते हैं, उसके बाद जाके आपके पास सीए का टैग लगता है। जबकि आप सीएफए करते हो तो आई थिंक सीएफए में लेवल 1 होता है, लेवल 2 होता है, फिर भी आपको कहीं कुछ ना कुछ जॉब वॉब मिल जाती है। बट जब तक आप सीए नहीं हो तब तक आप एक 12th पास हो। तो आज बाय क्वालिफिकेशन आई एम अ 12th पास, आई डोंट हैव अ डिग्री, मैं एक ड्रॉप आउट हूँ। तो मैंने उतना बड़ा रिस्क लिया था कि अगर ट्रेडिंग नहीं होती मुझसे तो मुझे कोई जॉब भी नहीं मिलने वाली। एजुकेशन का कितना बड़ा रोल है, मतलब एजुकेशन होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, इंडिया में कैसी एजुकेशन है? आई थिंक मैटर बिल्कुल नहीं करता एजुकेशन। एट द एंड ऑफ द डे अगर आप एक सबसे ऑल इंडिया रैंक, मैंने देखा है, मतलब ऑल इंडिया रैंक होल्डर है बट उसको जॉब नहीं मिल रही है। क्यों नहीं मिल रही है? क्योंकि उसको सिर्फ बुकिश नॉलेज है, एक्चुअली उसको पता ही नहीं धंधा करते कैसे, कंपनी के लिए धंधा लाना कैसे है। जरूरी थोड़ी कि धंधा ही करने वाला सक्सेसफुल होगा सर। एट द एंड ऑफ द डे आप कोई भी चीज़ कर रहे हो, आप किसी के बिजनेस में कंट्रीब्यूट कर रहे हो, आप किसी के बिजनेस में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कंट्रीब्यूट कर रहे हो। तो आई थिंक ज़रूरी है बिजनेस का माइंड होना, बिजनेस माइंडेड होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज सबको होना ज़रूरी है। क्योंकि एंड में पैसा आपको आप जो भी कर रहे हो क्यों कर रहे हो? पैसा कमाने के लिए कर रहे हो। पैसा कहाँ से आ रहा है? पैसा आ रहा है, कोई तो सर्विस या प्रोडक्ट बिक रहा है और कोई और ख़रीद रहा है, तब जाके घूम फिर के पैसा आपकी जेब में आ रहा है। अगर मैं कंपनी के लिए जॉब कर रहा हूँ और वो कंपनी बंद पड़ जाती तो मेरी जॉब गई, मेरी सैलरी गई, मैं पैसा नहीं कमा पाऊंगा। इवन तो मेरा डायरेक्टली कोई बिजनेस में रोल नहीं है, मैं शायद कोई टेक का बंदा हो या डेवलपर हूँ, बट मैं जो कंपनी के लिए डेवलपर हूँ वो बिजनेस रन कर पा रही है तो मुझे सैलरी आ रही है, अदरवाइज सैलरी भी बंद हो जाएगी। तो आई थिंक हर इंसान को अगर किसी को लाइफ में बेटर करना है, उनको यही सोचना चाहिए कि जो भी कंपनी के लिए मैं काम कर रहा हूँ या खुद का कुछ सोच रहा हूँ, हाउ कैन आई ब्रिंग मोर मनी, मैं और रेवेन्यू कैसे इंक्रीज कर सकता हूँ। बट मेरा ऐसा मानना नहीं है, मतलब मुझे तो ऐसा लगता है कि मतलब ये जहाँ पे अगर ये फोटोग्राफर बैठा वो भी सक्सेसफुल है, अगर कंटेंट राइटर बैठा वो भी सक्सेसफुल है। ज़रूरी नहीं मतलब आप इतना करोड़पति बन जाओगे। आप एक इंटरव्यू देखोगे राशिमानी का पॉडकास्ट में, जिन्होंने हॉटमेल बनाया वो आए थे, उन्होंने बोला कि यार मैंने यॉट खरीद ली, Right. 20 मिनट यॉट में रहा, उसके बाद क्या? करेक्ट। 25 मिनट रहा, उसके बाद क्या? मेरे पास इतने सारे लोग हैं सर जिनकी सैलरी 60-60 लाख रुपए थी, वो छोड़ के बहुत कम पैकेज पे मेरे साथ काम करने के लिए आए। राइट। उनको चाहिए था मज़ा, काम में यार मज़ा आना चाहिए, सेटिस्फेक्शन और लाइफ में सेटिस्फेक्शन होना चाहिए। एक लड़का मेरे साथ मेरे को इंटरव्यू देना है, वो टेक में था, उसका पैकेज कुछ 1 करोड़ है। वो बोला यार अभिषेक बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा लाइफ में, यार ऐसा बोरिंग हो गया हूँ, मतलब बिजनेस भी मतलब उसके साथ करो बट काम में मज़ा नहीं आ रहा मुझे। राइट। तो सक्सेसफुल होने के लिए आपको बिजनेस आना जरूरी नहीं है। तो आपने राज शमानी वाला एग्जाम्पल लिया, हॉटमेल के जो फाउंडर थे उनका आपने एग्जाम्पल लिया। उन्होंने $400 मिलियन की अपनी कंपनी बेची थी। $400 मिलियन ऑलमोस्ट हो गया 2500 करोड़, समथिंग लाइक दैट, इतना हो गया। उसके बाद इतना सब करने के बाद आपने, मतलब वो वही बात हो गई कि मुझे कोई हिल स्टेशन जाना है, अब मैं गया नहीं हूँ, आप जाके आए हो, आप मुझे बोल रहे हो ठीक है, मतलब अच्छा है बट इतना कुछ मज़ा नहीं आया। मैं जब तक जाऊंगा नहीं तब तक मुझे समझेगा नहीं। एक्चुअल आप बोल दोगे ठीक है मैं आपकी बात सुन लूंगा, बट जब तक मेरा खुद का एक्सपीरियंस, वो वही बात हो गई। अब एक इसको मैं कोपिंग मैकेनिज्म भी कहता हूँ, मतलब बहुत सारे लोग इसको एज अ कोपिंग मैकेनिज्म यूज़ करते हैं। अब लोग जो है जो मेहनत नहीं कर रहे हैं, जिनके पास पैसे नहीं है,
वो बोलते हैं कुछ लोग इतने गरीब होते हैं उनके पास सिर्फ पैसा है, बट उनके पास पैसा तो है, आपके पास तो वो भी नहीं है। तो जो आपको मैंने स्टार्टिंग में 5 स्टार वाला एग्जांपल दिया कि इतना एक्स्ट्रॉर्डिनरी नहीं है, मैंने भी वही बोला कि इतना एक्स्ट्रॉर्डिनरी नहीं है, बट मुझे किक मिलती है उस बात की कि मैंने 22 पे किया है, मैंने टिक किया है। तो मेरे हिसाब से जब तक आपने वो बॉक्स टिक नहीं किया है ना, तब तक फिलोसफी करके कोई पॉइंट नहीं है, तब तक आपकी कोई बात सुनेगा भी नहीं। लोगों ने हॉटमेल के फाउंडर की बात क्यों सुनी, बिकॉज उन्होंने टिक करके बात कर रहे हैं। बट जो इंसान बिना टिक किए सड़क पे ज्ञान दे रहा है कि पैसा कम, पैसे में कुछ नहीं रखा है, उसकी बात कोई से सुनेगा? नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ पैसे में रखा है, मतलब, पर मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ बिजनेस करके ही आप सक्सेसफुल हो सकते हो। ओके, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि सिर्फ बिजनेस का माइंडसेट होना ही सक्सेसफुल नहीं है। अब जितने भी आप, तो अगर ये बात बोलोगे तो जितने भी आईएएस ऑफिसर है जो पढ़ाई करके वो बेचारे 60-70 हज़ार लाख रुपए की सैलरी भी कमा रहे हैं, तो अपने आप में सक्सेसफुल है ना। तो वो डिपेंड माइंडसेट करता तो है, नहीं है। वो डिपेंड करता है क्योंकि हर इंसान का सक्सेस का डेफिनेशन अलग होता है। आपके लिए सक्सेस क्या होती है वो मैटर करता है। आप कुछ लोग हैं जिनके लिए एक इंस्टाग्राम पे मैं देखा था, आई थिंक चेरी नाम है उस बंदे का, वो कश्मीर में रहता है, कश्मीर में ट्रेनिंग करता है, बॉडी बनाता है और उसमें ही खुश है वो। मे बी उसके लिए सक्सेस वो है। तो सक्सेस का मतलब ये नहीं है कि पैसा, दैट डिपेंड्स। बट अगर पैसा कमाना है तो बिजनेस माइंडसेट जरूरी है। बिजनेस माइंडसेट जरूरी है, बिजनेस माइंडसेट तो होना ही चाहिए पैसे के लिए, सिर्फ पैसे के लिए। सिर्फ पैसे के लिए। अब डिपेंड करता है, अब सक्सेस आपके लिए पैसा नहीं है वो डिफरेंट बात है, बट बिजनेस करने, पैसा कमाने के लिए तो बिजनेस आना चाहिए। मतलब क्या राइट एज होनी चाहिए जिसके लिए आप ट्रेडिंग, जब से ट्रेडिंग स्टार्ट कर सको? कोई राइट एज है? कोई राइट एज नहीं है। आप मेरे हिसाब से तो जितना जल्दी शुरू करोगे उतना अच्छा है। आजकल मैं देखता हूँ कि 12-12 साल 13 साल के जो बच्चे हैं, दे आर स्टार्टिंग ऑफ ट्रेडिंग, सीखना चाह रहे हैं। भैया मुझे भी सीखना है, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जितना जल्दी आप ये सब चीज़ों सीखोगे उतना जल्दी आप कुछ कर पाओगे लाइफ में। एंड मुझे लगता है कि मैं भी 15 साल की उम्र में शुरू किया था मैंने, तो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, क्योंकि एंड में किसी को भी मैंने देखा है ना जिसने अच्छी लेवल की सक्सेस अचीव की है, 5 साल की कड़ी मेहनत के बाद ही कुछ दिखता है कि बंदे ने कुछ अच्छा किया है। तो वो 5 साल का पीरियड जितना जल्दी आप शुरू कर रहे हो उतना अच्छा है, क्योंकि 12 साल की उम्र में इंसान, जो बच्चा जो है वो 9th क्लास में होता है, 9th क्लास में ज्योमेट्री पढ़ रहा होता है, उससे पूछ लो 10 साल बाद भाई किधर यूज़ किया, कहीं नहीं यूज़ करे। मैंने तो आज तक कहीं ज्योमेट्री यूज़ नहीं किया। पर आप तो ऐसा बोल रहे हो उमर की, मतलब ये ऐसे मैं कर लूँगा तो मैं सक्सेसफुल हो जाऊँगा, मतलब ये 4-5 चीज़ें कर लूँगा या फिर मैं करता रहूँगा तो मैं सक्सेसफुल हो जाऊँगा, तो मतलब आप भगवान बन गए ना। मतलब आप तो ये स्टेटमेंट दे रहे हो कि यार मैं कल को उठूँगा और मैं 6 साल या 7 साल करूँगा और इससे मेरे लाइफ सक्सेसफुल हो जाएगी। तो जो आप बोल रहे हो वो सच हो रहा है, राइट। तो ये तो आप ऐसा स्टेटमेंट दे रहे हो कि भगवान जैसा स्टेटमेंट। नहीं, आई थिंक इट इज़ ट्रू, क्योंकि जहाँ तक भगवान की बात है, आप ये देखो कि जो यूनिवर्स है, जो गॉड है, यूनिवर्स किसको रिवॉर्ड करता है? यूनिवर्स उसको रिवॉर्ड करता है जो मेहनत कर रहा है। एंड मेरे हिसाब से बहुत सारे लोग बोलते हैं कि कुछ लोग गलत काम करके भी सक्सेसफुल हो जाते हैं, कुछ लोग अनएथिकल काम करके भी सक्सेसफुल हो जाते हैं। मेरे हिसाब से एथिक्स सेकंड आता है, मेहनत नंबर 1 पे आती है, क्योंकि यूनिवर्स जो है, जो गॉड है, गॉड के पास बहुत सारी चीज़ें देने को इंसान को। गॉड किसको देंगे? भगवान किसको देगा? उसको देगा जो मेहनत कर रहा है। जो बंदा घर पे बैठ के कुछ नहीं कर रहा है उसको थोड़ी मिलेगा कुछ। तो मेरे हिसाब से नंबर 1 वर्शिप दैट यू कैन डू इज मेहनत, दैट इज हार्ड वर्क। एंड हार्ड वर्क करोगे तो मिलना ही है। तो आप लक पे बिलीव नहीं करते हो? लक में मैं बिलीव करता हूँ, बट लक तब आपको फेवर करेगा जब आप हार्ड वर्क कर रहे हो। आप अगर मान लो आप एक ट्रेडर हो, आप 100 ट्रेड्स अगर ले रहे हो, 100 में से 2 ट्रेड ऐसे होंगे जो बहुत ज़्यादा पैसा कमा के देंगे आपको। बट अगर आप 100 दिन शो अप ही नहीं कर रहे हो तो आप वो 2 दिन शायद मिस कर जाओगे। तो इफ़ यू आर नॉट वर्किंग हार्ड, अगर आप डिसिप्लिन नहीं हो, आप रोज़ शो अप नहीं कर रहे हो, तो आप लकी डेज तो मिस करने ही वाले हो। बस चलो अपन इस पे बात करते हैं अभी कि मतलब एजुकेशन पे, कि फाइनेंशियल एजुकेशन कितना इंपॉर्टेंट है। जैसे आज मेरी बात करूँ तो मेरी बेटी भी वही पढ़ रही है जो मैंने पढ़ा था, और मैं भी वही, मैंने वो पढ़ा जो मेरे पापा ने पढ़ा था, सेम चीज़ हम पढ़ रहे हैं। ओके, आपको क्या लगता है एजुकेशन कितनी इंपॉर्टेंट है, और फाइनेंशियल एजुकेशन होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? फाइनेंशियल एजुकेशन 100% होनी चाहिए। मुझे तो लगता है कि स्कूल में एक सब्जेक्ट होना चाहिए पर्सनल फाइनेंस और फाइनेंशियल एजुकेशन, बिकॉज बाद में इंडिया का जहाँ तक कल्चर है, क्या होता है, मैं एक पूरा रोड मैप बताता हूँ। तो बच्चा जो है कॉलेज से ग्रेजुएट होता है, फाइनली जॉब वॉब करने लगता है, और तब तक अभी इंडिया में ऐसा कल्चर नहीं है मूव आउट होने का, अलग पेरेंट्स से रहने का। जैसे यूएस में 18 के बाद बाहर निकाल देते हैं बच्चों को, बाहर भेज देते हैं। इंडिया में वैसा कल्चर नहीं। इंडिया में 25 साल की उम्र तक बच्चा जो है साथ में घर वालों के रह रहा है, कोई ज़िंदगी भर पेरेंट्स के साथ रहते हैं। तो एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी कभी आती ही नहीं है बच्चे के ऊपर। लाइक मेरा जो सेम फ्रेंड है जिसकी मैं बात कर रहा था आपसे,
जो जिसने 11 करोड़ की गाड़ी खरीद ली, उससे मैं जब बात कर रहा था तो उसने मुझे बोला जब मैं 18 साल का हुआ ना तो मैं अपने पेरेंट्स से अलग नहीं रहा, बट मैं अपनी मम्मी को रेंट पे करता था। तो 18 साल की उम्र पे अपनी मम्मी को रेंट पे करता था। क्यों? ताकि उसके ऊपर एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाए। अब इंडिया में कल्चर ये नहीं है। इंडिया में जो है 25 साल की उम्र पे 30 साल की उम्र में आप अपने पेरेंट्स के साथ रह रहे हो, आपको तो पता ही नहीं है कि रेंट पे करना कैसा फील होता है। आपको पता ही नहीं है कि जब आप 20th महीने का 20th जब शुरू हो रहा है, आपके पास सिर्फ 10 दिन बचे और आपके बैंक में पैसा नहीं है, वो टेंशन कैसा फील होता है, उसको प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करते हैं, आपको तो पता ही नहीं है, आपने ज़िंदगी में कभी एक्सपीरियंस ही नहीं किया। एंड मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप 18 के ऊपर हो या 20 के ऊपर हो और आपकी इनकम 10-15 हज़ार रुपये है, भले ही एक छोटा सा रूम लो बट रेंट पे अकेले रहो, क्योंकि वो जो आपको सिखाता है ना चीज़ें, वो अलग लेवल की होती है। क्योंकि बड़े बड़े हो रहे बच्चे गंदे कपड़े बेड पे छोड़ दिए, वापस आया मम्मी ने हटा दिए। बट वो जो होता है ना कि आपने अपने गंदे कपड़े बेड पे छोड़े, अब जब वापस आ रहा है वो वही के वही है, आपने जो मेस क्रिएट किया था वो आपको ही साफ करना है। वो जो अकाउंटेबिलिटी सिखाता है ना, वो अलग लेवल की होती है, एंड उससे लाइफ में भी बहुत फ़र्क पड़ता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया में एक सडन शॉकर आता है। मतलब अब मैंने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है। अब मेरी शादी करा देंगे, अब मैं शादी करूंगा, अब सडन शॉकर आएगा कि अरे भाई अब तो ये मेरी बीवी है, उसके खर्चे उठाने पड़ेंगे। अब घर वाले के प्रेशर है, बच्चा भी करना है, अब बच्चा के अरे भाई डबल खर्चे हो गए। अब मुझे सडन शॉकर आ रहा है, और यहाँ पे इस एज पे 35 से 40 की एज पे एक इंसान को एक्चुअली रियलाइज होता है कि ओफ शिट, फाइनेंशियल लिटरेसी भी कुछ होता है, टैक्सेस फाइल करना भी पड़ता है, ये भी होता है, इनडायरेक्ट टैक्सेस भी होता है, कंपनी रजिस्ट्रेशन भी कुछ होता है, इंश्योरेंस भी करना पड़ता है, लाइफ इंश्योरेंस भी करना पड़ता है, जिसका एजुकेशन इंसान को 35 की उम्र में आता है, जबकि उसको ये चीज़ 12-15 की उम्र में सिखा दी जानी चाहिए। तो ये होता है एक नॉर्मल साइकिल ऑफ एन इंडियन पर्सन जो ग्रो कर रहा है। एंड इसमें एजुकेशन सिस्टम का भी बहुत बड़ा हाथ है, और आई वुड से पेरेंट्स का भी कुछ हद तक हाथ है, बिकॉज पेरेंट्स जो है पुश नहीं करते अपने बच्चों को फॉर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सोच के कि हाँ चलो कर रहा है, कुछ ना कुछ कर रहा है। तो ये एक टोटल जर्नी होता है जिसमें एक शॉकर मोमेंट आता है हर इंसान की लाइफ में, और वो शॉकर मोमेंट अब बहुत सारे लोग सस्टेन नहीं कर पाते, कुछ लोग गिव अप कर देते, कुछ लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, बहुत बहुत सारे आउटकम्स होते हैं। यहाँ पे आप सही बोल रहे हो कि यार अगर मुझे भी अगर कुछ अच्छी एजुकेशन मिली होती तो शायद जो मैं बिज़नेस आज स्टार्ट किया है वो मैं शायद 10-12 साल पहले ही स्टार्ट कर देता, या फिर थोड़ा सपोर्ट मिलता तो 10-12 साल पहले ही मैं स्टार्ट कर चुका होता। अब मेरे को बताओ कि दुबई की फैमिलीज़ के जो बच्चे हैं और इंडियन फैमिलीज़ के जो बच्चे हैं, क्या माइंडसेट डिफरेंस है दोनों में? बहुत माइंडसेट डिफरेंस है, एंड आई थिंक इस एरिया में मैं इंडिया को फेवर करूंगा एनी टाइम। इंडिया क्योंकि आपको बहुत सारी एडवर्सिटी के लिए प्रिपेयर करता है। अब जैसे मैं जब 16 साल का था, तब मैं ट्रैवल करता था टू फॉर माई कोचिंग क्लासेस इन अ डिफरेंट सिटी। 20 किलोमीटर्स का मेरा वन वे का रास्ता होता था, जिसमें मैं एसटी बस जो होती है रेड कलर की, उसमें मैं ट्रैवल करता था। अब वो बस इतनी क्राउडेड होती है, सुबह 5 बजे की बस होती थी मेरी, मुझे याद है। एक बस के अंदर 100-150 लोग घुस रहे हैं, जबकि वो बस की कैपेसिटी 20-30 की है। उसके अंदर 100-150 लोग घुस रहे हैं, लड़ाई झगड़ा हो रहा है, धक्का मुक्की हो रही है, अंदर आप घुस रहे हो, आपको वॉलेट पकड़ के चढ़ना है अपना। अब ट्रेन में जब लोग चढ़ते बैग आगे पहन लेते हैं, कॉलर अंदर कर लेते हैं। तो इंडिया है ना, आपको लाइफ एंड डेथ के लिए प्रिपेयर करता है। आपको पता नहीं है कि भाई अब मैं ट्रेन में चढ़ रहा हूँ, मैं जिंदा पहुँचूंगा नहीं पहुँचूंगा, मैं साइड पे लटक के चल रहा हूँ, मुझे आई हैव टू होल्ड ऑन फॉर माई लाइफ। दुबई में जो है बच्चे जो बॉर्न एंड ब्रॉट अप होते हैं इतने सॉफ्ट होते हैं। मतलब अगर मेरे घर में 2 गाड़ियाँ हैं, एक गाड़ी डैड ले गए, एक गाड़ी मॉम ले गई है। एक तो सबसे पहली बात, घर में 2 गाड़ी है। यहाँ गाड़ी नहीं होती है घर में, बाइक होती है स्प्लेंडर, घर में गाड़ी नहीं होती, घर में 2 गाड़ी है। एक गाड़ी ले गए मम्मी, एक गाड़ी ले गए पापा। घर में गाड़ी नहीं, मैं बाहर नहीं निकलूँगा, सॉरी मैं आज नहीं आ सकता, घर में गाड़ी नहीं है। तो वो तो गाड़ी के बगैर निकलते ही नहीं है घर के बाहर। यहाँ तो हमें पहुँचना है तो पहुँचना, चाहे पैदल जाना पड़े, ट्रेन से जाना पड़े, लाइफ रिस्क करके जाना पड़े। तो वो एरिया में आई थिंक आई एम वेरी ग्लैड कि मैं इंडिया में बॉर्न एंड ब्रॉट अप हुआ, बिकॉज वो मुझे एक बहुत बड़ा अपर हैंड दिया कंपेयर टू द किड्स ओवर देयर। तो उमर, मैं भी आपकी बात में बहुत एग्री करता हूँ इस बात में कि अगर मतलब लाइफ में धक्का खाना जरूरी है, सब कुछ अगर एकदम, जैसे मैंने मेरी बेटी आज, ठीक है, तो मैंने उसको अगर सब लग्जरी दे दी ना, तो उसके लिए लग्जरी का मायने नहीं देगा। ज़्यादा से ज़्यादा गाड़ी खरीद लोगे, ज़्यादा से ज़्यादा घर खरीद लोगे, और क्या करोगे, यॉट पे घूम लोगे, थोड़ी पार्टी कर लोगे, उसके ऊपर तो कुछ रहा ही नहीं ना। जैसे हनी सिंह की बात करो आप, पूरा लग्जरी लाइफ जी ली, बोला ये कर लिया, लड़कीबाजी कर ली, पैसा कमा लिया, सब कुछ कर लिया, अब घूम फिर के वापस एकदम स्पिरिचुअल जर्नी की तरफ जा रहे हैं। तो बच्चों को एक थोड़ा आपको नहीं देना है, आपको कमाना तो है पैसा, पर उनको कुछ देना नहीं है। तो ये बात मैं आपकी बात पे पूरे एग्री करता हूँ इस बात पे। ये बात पे मैं एक्चुअली मतलब अब मैंने अभी एक्सपीरियंस नहीं किया ये चीज़, बट मैं हमेशा सोचता हूँ कि ये कितना टफ स्पॉट होगा।
क्योंकि आपने जो भी मेहनत की है वो अपने किसके लिए की है, अपनी फैमिली के लिए की है, बट वो मेहनत करके आपने जो अचीव किया वो फैमिली के लिए किया है, बट आपको ये भी इंश्योर करना है कि जो मैंने अचीव किया वो मैं बहुत ज़्यादा ना दे दूँ सो दैट वो स्पॉइल हो जाए। तो आई थिंक इट्स अ टफ स्पॉट टू बी इन। तभी तो आगे बढ़ेगी नहीं चीज़ें। मतलब आपको कुछ देना भी है, कुछ होल्ड भी करना है। भगवान ऐसा थोड़ी कि सब कुछ वेल्थ आपको दे देता है, सब कुछ दे देता है, थोड़ा रोकता है फिर देता है, फिर रोकता है फिर कुछ देता है। तो दुनिया तो वैसे ही चलेगी। और वैसे मेरा ये मानना है ना कि पहले तो वो ना वक्त के साथ सड़ता जाएगा, सड़ता जाएगा, सड़ता जाएगा, वो हमेशा। वैसे इंसान भी है, तो अगर वो कुछ नहीं करेगा तो सड़ता जाएगा। उसको तो हमेशा कुछ करना पड़ेगा ना, हमेशा कुछ करना पड़ेगा। इधर सोसाइटी के लिए करे, इधर खुद के लिए करे, किसी न किसी के लिए करे। तो अभी आप अपनी ज़िंदगी में इतना पैसा कमा रहे हो, तो आप कुछ सोसाइटी के लिए भी सोच रहे हो या फिर खुद के लिए सोच रहे हो सब कुछ? अभी तक तो खुद के लिए सोच रहा हूँ, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि अभी तक मैंने जो भी अचीव किया है वो मेरे लिए इनफ नहीं है। मतलब मेरा मेरा डेफिनेशन ऑफ सक्सेस या डेफिनेशन ऑफ वेल्थ जो मुझे अचीव करनी है वो है जहाँ पे मुझे कोई भी चीज़ खरीदने से पहले सोचना ना पड़े 2 बार। नहीं, क्या चंद्रमा खरीदना चाहते हो? नहीं, मैं सुपर कार्स खरीदना चाहता हूँ, यॉट्स एक्सपीरियंस करना चाहता हूँ, प्राइवेट जेट्स खरीदना चाहता हूँ। एंड आई थिंक वो मेरे लिए दिमाग में जो फिगर है वो $100 मिलियन का फिगर है। एक बार आप वो अचीव कर लोगे तो सिर्फ जो सुपर यॉट्स होती है और जो बड़े बड़े मैंशन होते हैं सिर्फ वही रह जाते हैं। उसके अलावा आप जो भी चाहिए बिना सोचे समझे खरीद सकते हो। तो वो मेरे लिए एक फिगर है। एंड एक और चीज़ मैं ये मानता हूँ कि जो मैं ऑलरेडी कर रहा हूँ, लाइक जो मैं ट्रेडिंग के ऊपर एजुकेशन दे रहा हूँ, जो मैं लोगों को नॉलेज दे रहा हूँ, वो ऑलरेडी आई थिंक उससे ज़्यादा सोसाइटी के लिए करना अच्छा, उससे अच्छा नहीं हो सकता। क्यों मैं बोलता हूँ, क्योंकि आज अगर रोड पे कोई बैठा हुआ है जो पैसे मांग रहा है मुझसे, उसको मैंने 1000 रुपये दे दिए, वो 1000 रुपये दे दिए मैंने, वो खर्चा करेगा, कितनी बार खर्चा कर पाएगा? एक बार 1000 रुपये खर्चा कर पाएगा। बट अगर एक इंसान है जिसको मैंने ट्रेडिंग सिखा दी, जिसको मैं ऐसी स्किल सिखा दी जो लाइफ लॉन्ग कर सकते हो, ज़िंदगी भर उससे पैसे कमा सकता है, मेरे हिसाब से वो ज़्यादा बेटर चैरिटी है, वो ज़्यादा बेटर एम्पावरमेंट है किसी और को, कि उसको एक ऐसी स्किल सिखाना। मेरी कम्युनिटी में एक बंदा है अथर्वा नाम का, वो मुझसे 2 साल पहले मिला था। आज वो महीने का 4 से 5 लाख रुपए कमा रहा है, अपने डैड के लिए नई गाड़ी खरीदी हुई है, अपनी फैमिली को वेकेशन पर लेकर जाता है। मेरे हिसाब से उससे बड़ा एम्पावरमेंट और उससे बड़ा गिव बैक टू सोसाइटी एग्जिस्ट नहीं करता है। मैं भी इस थॉट पे एग्री करता हूँ 100% की। मतलब जितनी ज़्यादा आप स्किल्स लोगों को दोगे ना, मेरा भी थॉट प्रोसेस यही है कि मेरी कंपनी में अगर लोग आ रहे हैं तो मेरे लिए काम नहीं करे, खुद के लिए काम करे। वो जितना ज़्यादा खुद के लिए काम करेंगे तो मेरे लिए तो ऑब्वियसली आप कर ही रहे हो। आप वैसे ही लोगों को बताओगे, 10 लोगों को बताओगे कि यार अच्छा ऐसा कंपनी में काम करता हूँ, ये करता हूँ, मेरे को भी सुविधा है, मेरे बॉस को भी चीज़ें मिल रही हैं और तुम लोगों को भी मिलेगी। अभी ना तो तुम्हें दोस्ती की बात बहुत बड़ी आती है कि आपके दोस्त होते हैं, आपका फ्रेंड सर्कल जैसा होगा वैसे आप बनोगे। तो आपका फ्रेंड सर्कल कैसा था? मेरा फ्रेंड सर्कल आज तक एग्जिस्ट ही नहीं किया है, मेरा फ्रेंड सर्कल। मतलब बिकॉज स्टार्टिंग से मैं एकदम इंट्रोवर्ट रहा हूँ। क्लास में हमेशा एकदम लास्ट बेंचर था, मैं किसी से बात नहीं करता था, ज़रा भी कुछ नहीं, एकदम इंट्रोवर्टेड था। तो मेरे तो बेरली कुछ फ्रेंड्स थे, गिन गिन जो उनके 2-3 दोस्त थे, वो भी 2-3 दोस्त जो थे वो मुझे रैगिंग से बचाते थे, उसके लिए थे। तो वो 2-3 मेरे जो भी दोस्त थे, उसके अलावा तो मेरा फ्रेंड सर्कल कभी रहा ही नहीं। क्यों नहीं रहा है? क्योंकि मैंने प्रेफर ही नहीं किया फ्रेंड सर्कल रखना। क्योंकि मुझे बहुत, जैसा मैंने आपको बताया, बहुत अर्ली एज में मुझे समझ में आ गया था कि मुझे लाइफ में कुछ करना है। और मैं आजू बाजू मेरे जितने भी दोस्त देख रहा हूँ वो कुछ नहीं कर रहे लाइफ के साथ, गलत गलत हरकतें कर रहे हैं, क्लब्स पे जा रहे हैं, शीशा फूक रहे पूरा पूरा रात बैठ के। तो मैंने तो अपने आप को उनसे दूर कर लिया। और मैं लोगों को ये सजेस्ट करूँगा कि अगर आपके आसपास सही लोग नहीं है ना, चलेगा, अकेले रहो। क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने अपनी जर्नी पहली जो 3 साल थी उसको अकेले ही निकाला है, खुद से। अब विदाउट बाहर जाके कोई, मेरी ना तो कॉलेज लाइफ थी, ना मेरी कुछ हॉस्टल लाइफ थी, कुछ भी नहीं था। स्कूल लाइफ बेयरली मैं स्कूल जाता था क्योंकि मुझे बुली किया जाता था, स्कूल में रैगिंग होती थी मेरी, मैं जाता ही नहीं था स्कूल। क्यों बुली किया जाता था? ऐसा क्या कुछ? मैं एकदम, मतलब आई वॉज द वीक किड ऑफ द क्लास। कुछ बोलता नहीं था, इंट्रोवर्टेड था, स्किनी था, एकदम पतला था। तो बिकॉज ऑफ दैट। क्या बुली करते थे? मतलब क्या, कैसे करते थे? मतलब मारपीट हो गई, रिसेस में पकड़ के पीट दिया। हाँ पीट दिया। फिर क्या कहते हैं, नाम चढ़ाना हो गया, जो भी हो गया, ये सब नॉर्मल जो स्कूल में होता है कुछ बच्चों ज़्यादा का। एक्सटेंसिव तो नहीं हुआ? नहीं, कुछ जो आप सोच रहे हो तो नहीं हुआ। तो आपको क्या लग रहा है मैं क्या सोच रहा हूँ? नहीं, आई बिन लकी, वो सब नहीं हुआ। तो मतलब दोस्त रहे नहीं आप भी ज़्यादा? नहीं, दोस्त नहीं रहे। एंड उसके बाद कॉलेज के बाद भी मैंने दोस्त बनाए नहीं ज़्यादा। मैंने ये प्रेफर किया कि मैं अकेले रहूँ तो बेटर है, इंस्टेड ऑफ गलत लोगों के साथ रहना। मतलब आपकी फैमिली में भी मतलब जो फादर अब्यूज़ लैंग्वेज यूज़ करते थे, या मतलब कुछ दिक्कत होती थी, तो आपको लगता है मतलब अगर फैमिली में अगर ज़्यादा अब्यूसिव लैंग्वेज यूज़ हो तो बच्चा बिगड़ सकता है? आई थिंक वो डिपेंड करता है बच्चे के ऊपर। क्योंकि अब बहुत सारे लोग जो है जो लाइफ में ग्रो करते हैं, वो ये देख के ग्रो करते हैं कि ठीक है, मैंने एक इंसान को देखा कि वो क्या अच्छा कर रहा है,
मुझे दिख रहा है कि ये करना चाहिए मुझे, तो मैं ग्रो करूँगा। मेरा अपोजिट रहा है। मैंने जब से अपनी जर्नी शुरू की, जब से मुझे आई वुड से कॉन्शियसनेस आई है प्रॉपर कुछ करने की, मैंने ये देख के ग्रो किया कि मुझे क्या नहीं करना चाहिए। मैंने अपने फादर को देखा कि ही यूज्ड टू लाई अ लॉट, घर में झगड़ा करते थे फालतू का, मारपीट करते थे मम्मी के साथ। तो मैंने बड़े होते हुए ये देखा कि मुझे क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है। मैं ये ऑब्जर्व करते हुए बड़ा हुआ हूँ कि मुझे किसके जैसा नहीं बनना। तो आई थिंक इट डिपेंड्स ऑन द चाइल्ड, क्योंकि बहुत सारे जो आज लोग सक्सेसफुल है, सबकी कुछ ना कुछ सैड स्टोरी रही है, कुछ ना कुछ पेन पॉइंट रहा है लाइफ में, एंड इट इज़ अ मैटर ऑफ चॉइस कि इंसान की लाइफ में कुछ स्ट्रगल आ रहा है या कुछ पेन आ रहा है, तो वो उसको पकड़ के रोएगा या उसको सोल्यूशन निकाल के कुछ बड़ा बनेगा। तो आई थिंक इट रियली डिपेंड्स ऑन द चाइल्ड कि वो उसको कैसे रिसीव कर रहा है एंड उसको कैसे चैनल कर रहा है उस एनर्जी को। तो आई थिंक इट मतलब डिपेंड्स। आपको तो चलो समझ आ गई, इतने पर हज़ारों लाखों करोड़ों लोगों को समझ नहीं आता होगा, मतलब क्या करे। तो ऐसे क्या स्टेप्स उसको फॉलो करने चाहिए? मान लो उसकी फैमिली, मतलब भी बहुत व्यूअर्स देख रहे होंगे, तो उनको भी ऐसा लगता होगा यार हमारी फैमिली में भी ऐसा ट्रॉमा हो रहा है, ये हो रहा है, तो ऐसा क्या स्टेप ले वो लोग जिससे वो इस चीज़ से बाहर निकल सके? तो ये फीलिंग ना मैंने 2 से 3 साल झेली है ये फीलिंग, क्योंकि मैं उसी घर में हूँ, उसी घर में रोज़ लड़ाई हो रही है। मतलब एक टाइम पे तो ऐसा था कि इतनी लड़ाइयाँ मैंने सुन ली थी। मेरे पेरेंट्स का बेडरूम है मेरा और मेरे भाई का बेडरूम है। इतनी लड़ाइयाँ मैंने सुन ली थी कि एक टाइम पे मेरे कान बजने लगे थे। मतलब मैं रात में लेटा हुआ हूँ 1 बजे, मुझे ऐसा लग रहा है, सुनाई दे रहा है कि मेरे मॉम डैड लड़ाई कर रहे हैं। मैं जाके देख रहा हूँ तो कुछ आवाज़ ही नहीं आ रही। मतलब मेरे कान बजने लगे थे एक टाइम के बाद, मैंने इतना सुन लिया था। तो वो फीलिंग बहुत मतलब मैं आई अंडरस्टैंड बिकॉज मैंने एक्सपीरियंस किया हुआ है। बट उस टाइम पे आप एक ही चीज़ कर सकते हो कि खुद के ऊपर काम करो, खुद को वैल्यूएबल बनाओ, क्योंकि एंड में घर में किसकी चलती है? जो पैसा कमा के ला रहा है। अब कुछ घरों में ऑब्वियसली डिफरेंट होता है कि कुछ एल्डर्स होते हैं जिनको आउट ऑफ रिस्पेक्ट यू गिव दैट ऑनर कि आपका डिसीजन चलेगा, बट एंड में डिसीजन उसका ही वैल्यू किया जाता है जो पैसे कमा के ला रहा है। तो सबसे पहले फोकस ऑन मेकिंग मनी, बिकम अ वैल्यूएबल पर्सन। उसके बाद आपके जो पेरेंट्स हैं वो पहले तो आपको कंसिडर करेंगे कि चलो ये पैसा लेके आ रहा है, इसकी सुनते हैं। अगर आप घर में जब तक इंडियन हाउस होल्ड में जब तक आप घर में पैसा नहीं ला रहे हो तब तक आप बच्चे ही हो, चाहे आपकी उम्र 25 साल है या 35 साल है। पैसा नहीं कमा रहे हो तो आप बच्चे ही हो अभी फिलहाल। तो पैसे कमाने पे फोकस करो एंड बिकम अ वैल्यूएबल पर्सन। उसके बाद आपके अंदर डिसीजन मेकिंग पावर आएगी घर के अंदर। अब आज के टाइम पे मैं अपनी मम्मी का ख्याल इसलिए रख पा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास पैसे है, मेरे अंदर पास डिसीजन मेकिंग पावर है, तो आई एम एबल टू टेक केयर ऑफ हर। बट अगर मैं पैसे नहीं कमा रहा होता तो शायद पता नहीं क्या होता, आज कुछ और ही होती सिचुएशन। माँ बेटे पे एक रिलेशन होता है, पर बाप और बेटे में रिलेशन थोड़ा कम होता है, कम बात करते हैं, कम चीज़ें आपस में शेयर करते हैं। ऐसा क्यों? आपने कुछ ऐसा डिफरेंस फील किया? हाँ 100%। मेरे मतलब जैसे एक बच्चे की कोर मेमोरी होती है पेरेंट्स के साथ, मेरी कोई कोर मेमोरी नहीं है मेरे फादर के साथ। मतलब मुझे एक सिंगल इंटरेक्शन याद नहीं है जहाँ पे मेरा और मेरे डैड का एक फादर सन मोमेंट रहा है। मतलब नॉर्मली एक फादर सन का एक मैस्कुलिन रिलेशनशिप होता है, जैसे अगर एक फादर है तो अपने बेटे को क्रिकेट पे साथ में लेके जा रहा है खेलने के लिए, साथ में जिम जा रहे हैं, ऐसा एक फादर सन मोमेंट होता है। वो भी कभी मैंने एक्सपीरियंस नहीं किया है। और ओवरऑल आई थिंक इंडियन फैमिलीज़ जो होती है वो बहुत नॉन एक्सप्रेसिव होती है। मतलब 99% ऑफ व्यूअर्स जो आज ये देख रहे हैं, 99% लोगों ने अपनी मम्मी को आज तक आई लव यू भी नहीं बोला होगा। अरे क्या हो जाएगा बोल दूंगा, तो हक भी नहीं किया होगा कभी अपनी माँ को। इंडियन फैमिलीज आर लाइक दैट, दे आर वेरी नॉन एक्सप्रेसिव। एंड ये मेरे लिए बहुत टफ था, बट आई बिकेम मोर एक्सप्रेसिव। मेरा रिलेशनशिप मेरी मम्मी के साथ और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुआ। तो जितने भी लोग देख रहे हैं ना, मैं भी उनसे दरखास्त करता हूँ कि आप बोलो मम्मी को आई लव यू जाके आज, और कमेंट बॉक्स में लिखना, और मम्मी को स्क्रीनशॉट भेजना। अगर बोल नहीं सकते हो तो स्क्रीनशॉट भी भेज दो, पर बोलो ज़रूर। बिल्कुल, मैं गारंटी दे सकता हूँ। मतलब मैं जब देखता हूँ मेरी टीम में कोई काम कर रहा है और मैं जब देख रहा हूँ उसका कम्युनिकेशन का इशू है, मैं सबसे पहले उससे ये पूछता हूँ, मम्मी को आज तक आई लव यू बोला है? नहीं बोला है। जब बोल क्या? लोगों को 2-2 दिन लग जाते हैं मम्मी को आई लव यू बोलने के लिए। 2 दिन नहीं, सालों लग जाते सर। भाई कुछ लोग तो बोलते ही नहीं है, ऐसे ही मम्मी चले जाती दुनिया से, फिर रियलाइज़ होता है कि बोल देना चाहिए था। बहुत इमोशनल कर दिया आपने मेरे को। मैं आज मैं भी जाके मेरी मम्मी को आई लव यू बोलूँगा। मैं बहुत दिन से नहीं बोला। मेरे पापा मेरे को फ़ोन कर रहे थे 2 दिन से, यार अभिषेक फ़ोन तो कर दे, पैसे थोड़ी मांग रहे तेरे से, यही तो पूछ रहे कि कैसा है तू। मैं कहा हाँ मैं करता हूँ, बिज़ी हूँ। आज आपने मेरे को बहुत बढ़िया चीज़ बता दी, पर मैं मेरे व्यूअर्स को भी बोलूँगा कि जाके बोलना पड़ेगा आपको। मतलब आजकल, मतलब पहले तो लोग बोलते थे कि मतलब मेट्रो सिटी और टियर 3 टियर 4 सिटीज़ की बात अगर अपन करें ना, तो मेट्रो सिटीज़ में तो ऐसा हो रहा है, डिंक कपल बन रहे हैं, ड्यूअल इनकम विथ नो किड्स, बच्चा पैदा नहीं करना है। बट
आप उधर जाओगे तो वहाँ 10-10 बच्चे पैदा करेंगे, उनकी मानसिकता है कि 10 होंगे तो कोई ना कोई कमा के ला के देगा। यहाँ पे ऐसा कि हम 2 ही कमाएंगे, 2 ही खाएंगे, 2 ही चले जाएंगे। ऐसा क्यों बढ़ रहा है ये? आई थिंक वो डिपेंड करते कि इनकम लेवल्स क्या है लोगों की। तो अभी बॉम्बे में 2 लोग अगर कमा रहे हैं, मुंबई में दोनों की सैलरी होगी मान लो 2-2 लाख रुपए, घर में 4 लाख रुपए आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है ज़रूरत ही नहीं है, बच्चा नहीं करेंगे, कुत्ता पाल लेंगे, डॉगी पाल लेंगे एंड उसको अपना बच्चा बना देंगे। जबकि गाँव में 4 लाख रुपए कमाने के लिए टियर 3 टियर 4 सिटीज़ में 4 लाख रुपए कमाने के लिए 10 लोगों को काम करना पड़ेगा। 40-40 हज़ार सैलरी की तो 4 लाख आएगा। तो आई थिंक दैट इज़ द रीज़न जो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन है वो ऑफकोर्स बहुत ज़्यादा स्क्यूड है। तो उसकी वजह से दिस इज़ वाई इट इज़ हैपनिंग। आप भी डिंग कपल में हो या किस में हो? नहीं, मैं भी फिलहाल कुछ भी नहीं हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ फोकस्ड हूँ अपने करियर पे। कितने टाइम रहोगे? जब तक आप 100 मिलियन नहीं कमा पाए तो फिर नहीं करोगे क्या? ऐसा हो ही नहीं सकता, मैं कमा के ही रहूँगा। मतलब या तो मर जाऊँगा ट्राई करते करते, बट कमा के ही रहूँगा। शादी नहीं करोगे? नहीं करूँगा फिर, अगर मुझे ऐसा लगता है कि मैंने जो गोल रखा है वो मैं अचीव नहीं किया तो नहीं करूँगा। मतलब इतना रिजिड माइंडसेट क्यों है? मतलब माइंड तो थोड़ा फ्लेक्सिबल होना चाहिए ना। मतलब मेरा भी फ्लेक्सिबल है, ठीक है। अगर मतलब अगर मैं ये बोलूँ कि मैं 100 मिलियन कमाऊंगा और मैं कमा लूँ तो मैं तो भगवान की तरह बिहेव करूँगा कि मैं आई एम द गॉड। ऐसे कितने लोग आए, कितने लोग चले गए, तो वो तो पॉसिबिलिटीज़ नहीं, वो तो परिस्थितियाँ डिसाइड करेगी कि आपके रिजल्ट क्या हो गए। वो तो है, बट आई थिंक आपका 100% होना चाहिए। एंड मेरा रिजिड माइंडसेट सिर्फ और सिर्फ मेरे गोल्स और मेरे डिसिप्लिन के ऊपर है। मतलब एंड आई थिंक हर एक इंसान की लाइफ में एक येस एंड नो एग्जिस्ट करना चाहिए, जहाँ पे येस मतलब येस और नो मतलब नो। एंड आई थिंक रिलीजन इज़ वन थिंग जो इंसान को वो क्लैरिटी देता है कि अगर एक इंसान मान लो जैन है फॉर एग्जाम्पल, वेजिटेरियन है, वो एक येस एंड नो है। नो मीन्स नो, अंडा नहीं, नहीं कुछ नहीं, नो मीन्स नो। वो क्लैरिटी लाइफ में होना चाहिए, बिकॉज वो आपको एक पर्पस देता है, आपको एक पाथ देता है। एंड फॉर मी वो येस एंड नो मेरा करियर है और वो मेरी सक्सेस है। तो वो येस एंड नो मेरे लिए बहुत फर्म है। उसके अलावा तो आई एम वेरी वेरी फ्लेक्सिबल एंड आई कम्प्लीटली अग्री कि एक इंसान को फ्लेक्सिबल होना चाहिए। अच्छा, हमारे व्यूअर्स को बता दो आपको किस तरह की लड़की चाहिए? क्या पता 2-4 लड़कियाँ देख रही है वो आपके साथ सेट हो जाए। मुझे नहीं चाहिए अभी तो बिल्कुल नहीं चाहिए। आने वाले का आने के टाइम हाँ देखेंगे। तो बता दो क्या अभी क्वालिटीज़ चाहिए? अभी कोई क्वालिटी एक दिमाग में नहीं क्वालिटी है। तो बताओ। एक क्वालिटी है कि मेरा काम समझे एंड शी शुड अंडरस्टैंड कि आई हैव एन एक्सट्रीमली बिजी स्केड्यूल एंड शुड बी अंडरस्टैंडिंग फॉर माई वर्क। वो लड़कियाँ बताइए कमेंट करके कि ये क्वालिटीज़ हैं हमारे में, फिर आपको डीएम में करवा दूंगा उधर से। ठीक है, बट जवाब नहीं मिलेगा। अच्छा, आपके एक्सपीरियंस में आपने ना, मेरे को लगता है शायद ना कहना ज़्यादा सीखा है। राइट। तो पावर ऑफ नो कितना इंपॉर्टेंट है लाइफ में? आई थिंक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो मैंने आपको अभी कुछ देर पहले बोला कि लाइफ में येस एंड नो एग्जिस्ट करना चाहिए। एंड अगर येस एंड नो एग्जिस्ट नहीं करता, आप अगर बीच में ही तैर रहे हो तो आप कहीं नहीं जा पाओगे। तो एक डायरेक्शन क्लियर होनी चाहिए एंड कहाँ पे ना कहना है आपको पता होना चाहिए। कोई इंसिडेंट बताओ आप मेरे को, ऐसा आप सीधा लेमन लैंग्वेज में बात में, तो मेरे को इंसिडेंट बताओ यहाँ पे आपने नो बोला है ठीक है, और जिससे आपकी ज़िंदगी चेंज हो गई हो। ओके तो मैं बताता हूँ आपको। तो जब मैंने अपना यूट्यूब शुरू किया था, मुझे 1-1.5 साल हुआ था यूट्यूब शुरू करके। मेरे कुछ 1 लाख सब्सक्राइबर्स हो गए थे, अच्छा खासा मैं कर रहा था, ट्रेडिंग से कमा रहा था, यूट्यूब से कमा रहा था, यूट्यूब से इनकम आना शुरू हुई थी। और तब मुझे एक बहुत बड़े एड्यूटेक प्लेटफॉर्म से ऑफर आया। मैं कंपनी का नाम नहीं लूँगा, बट इट इज़ इंडियाज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट एजुकेशन प्लेटफॉर्म ऑनलाइन। उन्होंने मुझे ऑफ़र दिया कि हम आपको साल का 3 करोड़ रुपया देंगे। एंड आई वॉज 18 ईयर्स ओल्ड दैट पॉइंट ऑफ टाइम। 18 साल की उम्र में मुझे साल का 3 करोड़ का पैकेज का ऑफर आया था। उन्हें बोला आपको हम 3 करोड़ रुपए देंगे साल के आपको, बट एक कंडीशन है। कंडीशन ये है कि आपको अपना यूट्यूब, सोशल मीडिया सब बंद करना पड़ेगा एंड आपको एक्सक्लूसिवली हमारे प्लेटफॉर्म पे सिखाना पड़ेगा। तो आपको पूरा डिसअपियर होना पड़ेगा और सिर्फ आपको अपनी प्रेजेंस हमारे प्लेटफॉर्म पे रखनी पड़ेगी और हमारे स्टूडेंट्स को सिखाना पड़ेगा और हम आपको साल का 3 करोड़ रुपए देंगे। मैंने उसको मना कर दिया ऑफर को। मेरे लिए 18 साल की उम्र, किसी के लिए भी 18 साल की उम्र पे 3 करोड़ रुपया पर ईयर इज़ अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी, बहुत बड़ा पैसा है। बट मैंने मना कर दिया बिकॉज मुझे पता था कि मैं अगर खुद का काम करूँगा, खुद की आइडेंटिटी बिल्ड करूँगा, आगे जाऊँगा तो इससे कई गुना ज़्यादा पैसे कमा लूँगा। एंड दैट वाज अ वेरी बिग मोमेंट इन माई लाइफ। मतलब मेरे घर वाले भी बोल रहे थे कि कर ले, 3 करोड़ रुपये कैसे मिलेगा। मेरी मम्मी भी कह रही थी ले ले ऑफर ले ले, मैंने नहीं लिया। ग्रेट हो यार, 3 करोड़ रुपए 3 करोड़ रुपये साल छोड़ का दिया? छोड़ दिया मैंने। आपको पता नहीं था 3 करोड़ रुपए होते कितने, इसलिए छोड़ दिया 18 साल बिल्कुल में? बिल्कुल पता था मुझे, 3 नहीं करोड़ बताओगे? रुपये पता था। तभी छोड़ दिया आपने। और कोई इंसिडेंट ऐसा जिससे लाइफ चेंज हो गई हो? और मेरा एक और लाइफ चेंजिंग इंसिडेंट था दुबई मूव करना।
क्योंकि दुबई 19 साल की उम्र में मैं दुबई मूव किया था। उस 18 साल में 3 करोड़, 18 साल में 19 साल में दुबई। 19 साल में मैं दुबई मूव कर गया था। तो 19 साल की आप लोग क्या कर रहे हो यार? देखो सीखो सर से कुछ। सर बोलना पड़ रहा है, सर सलाम। तो 19 साल तो मैंने आपको बताया कि मुझे एक दिन एंड ये प्रिंसिपल मैं फॉलो करता हूँ हमेशा लाइफ में कि मैं कभी भी किसी नए इंसान को मिलने के लिए मना नहीं करता हूँ। मतलब कोई अब तो इट हैज़ चेंज्ड। अब ऑफ कोर्स आई हैव टू सी कि मतलब इंसान कुछ वैल्यू ऐड कर सकता है, मैं उनको कुछ वैल्यू ऐड कर सकता है नहीं। बट पहले मेरा वो था कि हर एक इंसान जो भी मिलना चाहेगा मैं कभी मना नहीं करूँगा। तो मुझे एक दिन मेरे चाचा जी का कॉल आया कि मेरा एक दोस्त है तुझसे मिलना चाहता है। मैंने बोला ठीक है। अब उस वक्त मैं यूट्यूब पे जस्ट पॉपुलर हुआ था और उस वक्त जो भी मुझसे बोलता था कि मिलूंगा, मिलना है, वो यही पूछता था कि कहाँ इन्वेस्टमेंट करना है। बट फिर भी मैंने मना नहीं किया, मैंने बोला मिल लेता हूँ। मैं मिला तो ही टर्न्ड आउट टू बी इन्वेस्टमेंट बैंकर जो दुबई में 17 साल से है। एमेक्स के लिए काम किया हुआ है, HDFC, कोटक, क्रेडिट स्विस, बड़ी बड़ी बैंक्स के लिए काम किया हुआ है, 17 साल से दुबई में है। तो उन्होंने मुझे बोला कि उमर तू दुबई आ जा, तेरे अंदर बहुत पोटेंशियल है। उन्होंने ना मुझे जॉब दी, ना कुछ अकोमोडेशन दिया, ना कुछ पैसे की गारंटी दी, खाली इतना बोला कि तू दुबई आ जा। और तब मैं महीने का, लाइक आई टोल्ड यू, महीने का 1-2 लाख रुपए कमा रहा था। और मैं एक छोटे टाउन से हूँ। अब एक टाउन में जो बॉम्बे से 40 किलोमीटर दूर है, वहाँ पे आप 50,000 रुपये पर महीने में भी अच्छी लाइफ जी सकते हो। मैं तो 1 लाख कमा रहा था 19 साल की उम्र में। तो मेरे दिमाग में यही सवाल था कि अब क्या, इसके बाद क्या। एंड दैट इज़ व्हेन दिस मीटिंग हैपेंड। और इंटरेस्टिंग बात ये कि मैं 19 साल की उम्र तक कभी प्लेन में भी नहीं बैठा था, महाराष्ट्र के बाहर भी नहीं निकला था। और मैं फर्स्ट अपनी लाइफ की फ़्लाइट जो है दुबई के लिए ली थी मैंने। एंड अपने खुद के पैसों पे पेरेंट्स से परमिशन ली। उन्होंने बोला जा, तुझे ठीक लग रहा है जा। और दिमाग में यही था कि वर्स्ट केस सिनेरियो क्या होगा। वर्स्ट केस सिनेरियो दुबई देख के वापस आ जाऊँगा, वापस आने के तो पैसे हैं ना मेरे पास, ठीक है। 1 हफ्ते के अंदर मेरे लाइफ का वन ऑफ द बोल्ड डिसीजंस था 19 साल की उम्र में 1 हफ्ते के अंदर दुबई जाना। और जब मैं वहाँ गया तो उन्होंने भी देखा कि ये बंदा सीरियस है यार, मतलब मजाक नहीं कर रहा है, इज़ नॉट प्लेइंग अराउंड। एंड तब उन्होंने मुझे फिर गाइडेंस देना शुरू किया और वहाँ से मेरा जो जर्नी है कम्प्लीटली चेंज हो गया। तो ये तो आपने उन सब लोगों को जवाब दे दिया जो लोग कमेंट में कहते हैं ट्रेडिंग करूँ जाट भर, ज्ञान पेलू रात भर। आपने कमेंट सुना ही है? बिल्कुल सुना है, बिल्कुल आपको आया कभी? 100%, बहुत बार आया है। अच्छा, उस इंसान को क्या सलाह देना चाहोगे जो ना कहने से डरता है? जो ना कहने से डरता है, सबसे पहले ये बात याद रखना कि जब, एंड आई थिंक जो इंसान ना कहने से डरता है उसको अभी तक ना लाइफ ने शॉक नहीं दिया है कुछ। क्योंकि जब आपको शॉक पड़ेगा और जब आपको रियलाइज़ होगा ना कि कोई आपकी हेल्प नहीं करने आएगा जब आप सिचुएशन में रहोगे, तब आपको रियलाइज़ होगा कि यार मना करने आना चाहिए मुझे सिचुएशन। जब आप अपने फ्रेंड को पैसा दोगे और जब आपको ज़रूरत पड़ेगी और वो वापस नहीं देगा ना, तब आपको रियलाइज़ होगा कि उसको ना कह देना चाहिए था। एक ट्रेडिंग और है प्रॉप ट्रेडिंग, राइट? मैं अगर गलत नहीं बोल रहा हूँ तो प्रॉप फर्म, प्रॉप फर्म, राइट? तो उसके बारे में थोड़ा बताओगे, क्योंकि इंडिया में उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है अभी। राइट। कोई भी नहीं कर रहा शायद। बहुत कम लोग हैं जिनको तो पता आप है। मेरे को उसके बारे में पूरा थोड़ा डिटेल में बता दो एक बार। तो प्रॉप फर्म जो है एक कंपनी होती है जो आपको पैसे देती है ट्रेडिंग करने के लिए। तो अगर आपके पास स्किल है, अगर आप एक अच्छे ट्रेडर हो, आपको कैपिटल देगी ट्रेडिंग करने के लिए। तो जैसे एक फंडर प्रो करके कंपनी है। फंडर प्रो एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको एक चैलेंज परचेज करना है। फॉर एग्जांपल, अब मान लो $10,000 का अकाउंट है, ठीक है। $10,000 का अकाउंट का मुझे पे करना पड़ेगा 1%, जो $100 की फीस मैंने पे की। अब मुझे एक चैलेंज मिलेगा $10,000 का डेमो अकाउंट। रियल अकाउंट नहीं होगा, वो डेमो मनी होगा। फ्रॉड मत बताना, देखो मेरी ऑडियंस मेरे को गाली देगी। नहीं, फ्रॉड नहीं होना। है, कम्प्लीटली लीगल है। तो $10,000 का आपको डेमो अकाउंट मिलेगा। अब वो डेमो अकाउंट में चैलेंज होगा कि आपको 8% का प्रॉफिट करके दिखाना है। इतना इतना रूल्स होगा, इससे ज़्यादा लॉस नहीं होना चाहिए। वो डेमो अकाउंट है। वो डेमो अकाउंट इसलिए होता है ये चेक करने के लिए कि आपको ट्रेडिंग आती भी है या नहीं। आपने अगर चैलेंज पास कर लिया, फिर आपको रियल फंड्स मिलेंगे, $10,000 के रियल फंड्स। अब उन रियल फंड्स पे जो भी ट्रेडिंग करके आपने पैसा कमा लिया, उसका 80% आपका, 20% कंपनी का। तो इससे क्या होता है, जो कैपिटल का प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाता है। अब अगर आप अच्छे ट्रेडर हो, आपके पास स्किल है बट कैपिटल नहीं है, तो आप प्रॉप फर्म के पास जाके ये कर सकते हो। कौन है प्रॉप फर्म, कहाँ मिलेगी, कैसे कॉन्टेक्ट करें? तो जो फंडर प्रो मैंने बताया, दैट इज़ वन ऑफ द बेस्ट एंड मोस्ट क्रेडिबल प्रॉप फर्म्स। एंड दुनिया में सिर्फ 3 ऐसे फर्म्स हैं जो रियल फंड्स दे रहे हैं लोगों को। बाकी के जितने भी सब डेमो अकाउंट पे ही चल रहे हैं। तो फंडर प्रो जो है रियल फंड देता है, तो उसमें आपको कोई टेंशन नहीं है कि पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्योंकि ये भी देखना होता है कि कंपनी गायब हो गई तो पैसा मिलेगा कि नहीं। तो फंडर प्रो जो कंपनी है, दैट इज़ वन। दे ऑल्सो ऑफर UPI। आप UPI में भी उस पर पेमेंट कर सकते हो एंड दे आर वेरी रिलायबल। मैंने खुद यूज़ किया हुआ है।
आप खुद यूज़ कर रहे हो। और मैंने $7,000 के आसपास के पे आउट्स भी लिए हुए हैं। ये मैं उसके बारे में कमेंट नहीं कर रहा हूँ, लोग खुद जाने, खुद देखें, टर्म्स एंड कंडीशन पढ़े, फिर जाके Exactly. ट्रेडिंग ऐप पे जाके पैसा लगाए। मैं 1 रुपया भी प्रमोट नहीं कर रहा हूँ। बिल्कुल 100%। कोई भी चीज़ आप कर रहे हो फाइनेंशियल मार्केट्स में, हमेशा पूरी खुद की स्टडी करो, बिकॉज एंड में लॉस होगा तो कोई आके बचाएगा नहीं। कोई नहीं बचाएगा आपको, खुद को ही बचाना पड़ेगा। बिल्कुल। एक कहानी है बहुत गजब। एक कहानी है कि 2 भाई होते हैं, एक होता है 15 साल का, एक होता है 6 साल का। ओके। ठीक है, दोनों गांव में रहते हैं और गांव में बकरे चराते हैं, भेड़े चराते हैं, तो कुएं के पास भी जाते हैं। तो जो बड़ा भाई होता है, एक दिन वो कुएं में गिर जाता है। ओके। अब वो गिर गया, अब क्या होगा, कौन बचाएगा? तो छोटे वाले भाई ने दूसरे भाई को बाहर निकाल लिया अच्छा। और वो गांव में जाके उसको लेके गया और सब गांव में, उस पूरे गांव में बोला कि ऐसा 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 हुआ है, मतलब भाई गिर गया था, मैंने उसको निकाला है। तो लोग आश्चर्य पड़ रहे हैं, यार साला निकाला कैसे, इतना बड़ा वो तो मोटा, मतलब तेरे से जस्ट डबल, तू तो कर ही नहीं सकता किसी भी केस में। तो गांव वाले विश्वास ही नहीं कर रहे। तो फिर गांव का एक जो समझदार आदमी होता है, पंडित, वो आता है, बोलता है कि ये हकीकत है और मैंने देखा है। तो सब पूछने लगे, सब बैठे गए, कैसे कैसे हुआ? तो उसने सिर्फ एक ही स्टेटमेंट दिया कि इसको कोई कहने वाला नहीं था कि तू कर नहीं सकता है। अगर इसको कोई बोल देता वहाँ पे कि तू नहीं कर सकता है, तो वो शायद नहीं निकाल सकता था उसको, शायद कि 100% नहीं निकाल पाता, बट उसको कोई कहने वाला नहीं था ना कि तू नहीं कर सकता है, तो वो निकाल पाया। बिल्कुल। तो अपने आप को खुद ही बचाना पड़ता है। 100%, नो डाउट। So Umar, thank you for coming in this show. थैंक यू फॉर हैविंग मी। काफी मजा आया। one of the best podcasts I've done. I really पक्का? enjoyed 100%। मजा आया। मजा आया। 100%। बिल्कुल। अब मेरे कुछ क्वेश्चंस थे रील वाले, हाँ, वैसे पूछूंगा, आपको आंसर देना है श्योर। छोटे छोटे ग्रुप पे। अच्छा, फॉरेक्स ट्रेडिंग में आपकी सबसे बेस्ट स्ट्रेटेजी क्या है? मेरी बेस्ट स्ट्रैटेजी है लंदन कंटिन्यूएशन स्ट्रैटेजी, उसको नाम दिया है मैंने। लंदन सेशन जो होता है, जब ओपन अप होता है लंदन सेशन, तो गोल्ड जो है ब्रेकआउट देता है ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, ट्रेंड के ऊपर डिपेंड करता है। बिकॉज लंदन सेशन में नॉर्मली जो ट्रेंड आता है वो कंटिन्यूएशन की ट्रेंड आता है, रिवर्सल नहीं आता है, कंटिन्यू होता है जो भी ट्रेंड होता है। तो वो मैं एकदम सिंपल तरीके से ट्रेड करता हूँ। एक बिगिनर ट्रेडर को सबसे पहले क्या सीखना चाहिए? एक बिगिनर ट्रेडर को सबसे पहले सीखना चाहिए कि मार्केट का जो चार्ट है, मार्केट की जो लिक्विडिटी है, उसको कैसे रीड करनी चाहिए। बिकॉज लिक्विडिटी जो होती है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। मार्केट लिक्विडिटी पे ही चलता है, फ्यूल होता है मार्केट का। अगर आपको लिक्विडिटी रीड करने आ गया तो आप आराम से रीड कर लोगे कि बड़े प्लेयर्स कहाँ पे एंटर कर रहे हैं, कहाँ पे निकलेंगे, कहाँ पे कैसे मूव हो सकते हैं। कैसे पता चलेगा लिक्विडिटी, कैसे सीखेगा वही? तो लिक्विडिटी सीखने के लिए आपको पहले नॉर्मल ट्रेडर कैसे सोचता है वो देखना पड़ेगा। बिकॉज बड़ा प्लेयर कैसे ट्रेड करता है वो नॉर्मल ट्रेडर को ट्रैप करके देखता है। तो आपको बड़े ट्रेडर का भी पर्सपेक्टिव जानना ज़रूरी है, नॉर्मल ट्रेडर का भी पर्सपेक्टिव जानना ज़रूरी है। सो आप ये देख सकते हो कि नॉर्मल ट्रेडर का स्टॉप लॉस कहाँ पे है, क्योंकि जहाँ पे नॉर्मल का स्टॉप लॉस होगा वहाँ पे बड़े ट्रेडर की एंट्री होगी। ऐसा है? हाँ बिल्कुल। स्कैरी है। हाँ अच्छा, क्या फॉरेक्स ट्रेडिंग को एक फुल टाइम करियर के रूप में देख सकते हैं? बिल्कुल देख सकते हैं, बट मैं एडवाइस नहीं करूंगा, क्योंकि मैं खुद और जितने भी ट्रेडर्स जिनको मैं जानता हूँ जो सक्सेसफुली कर रहे हैं, हर एक ट्रेडर के एक साइड में एक बिजनेस है। बिकॉज फॉरेक्स ट्रेडिंग इनकम जो है वो बहुत इनकन्सिस्टेंट होती है। चाहे आप दुनिया के सबसे अच्छे ट्रेडर हो, बट ऐसा एक महीना आएगा जब आप पैसे नहीं कमाओगे, और तब आपको कुछ और साइड इनकम चाहिए जहाँ पे आप बिल्स भर सको अपने कंफर्टेबली। तो मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम आपके हिसाब से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? बिल्कुल। एंड मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम होना बहुत ज़रूरी है। और अगर आपके पास एग्जिस्टिंग इनकम है तो आप ट्रेडिंग भी अच्छे से आराम से कर पाओगे, बिकॉज वो इनकम आपकी ट्रेडिंग कैपिटल के लिए फंड करते रहेगी। आप कौन सा ट्रेडिंग ऐप यूज़ करते हो? मैं पर्सनली फंडर प्रो ही यूज़ करता हूँ फॉर माई प्रॉप फर्म्स, एंड फॉर द ब्रोकर आई यूज़ डोमिनियन मार्केट्स। डेली ट्रेडिंग करने का कोई बेस्ट टाइम होता है क्या ऐसा बिल्कुल। तो कि भगवान की पूजा वूजा करके थोड़ा चावल वावल चढ़ा के 8:05 पे ट्रेडिंग की जाए तो पैसे? तो टाइमिंग होते हैं फॉरेक्स मार्केट में, एक लंदन सेशन होता है और एक न्यूयॉर्क सेशन होता है। ये इन दो टाइमिंग्स पे ही स्पेसिफिकली बड़े मूव्स आते हैं मार्केट में। और एंड में ट्रेडर क्या चाहता है, ट्रेडर को पैसा कमाने के लिए मार्केट में मूव चाहिए। अगर मूव नहीं आएगा तो पैसा नहीं बनेगा। तो ये दो सेशंस है जिसमें सबसे ज़्यादा मूव्स आते हैं। अच्छा, रिस्क मैनेजमेंट के बिना ट्रेडिंग क्यों मुश्किल है, क्यों रिस्की है? क्योंकि विदाउट रिस्क मैनेजमेंट ट्रेडिंग गैम्बलिंग है। जो लोग कहते हैं कि ट्रेडिंग गैम्बलिंग होती है वो सही है, सही कहते हैं, क्योंकि 90% लोग रिस्क मैनेजमेंट किए बगैर ट्रेडिंग करते हैं, तो वो गैम्बलिंग ही हो गया। क्योंकि अगर आप अपना रिस्क मैनेज नहीं कर रहे हो, एक स्ट्रैटेजी या सिस्टम फॉलो नहीं कर रहे हो, तो एट द एंड आप खाली ये बेट कर रहे हो कि बाय करूँ या सेल करूँ, ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। क्योंकि आज लेट्स से आपका एग्जांपल लेता हूँ मैं, आपको कुछ भी नहीं पता ट्रेडिंग के बारे में, बट अगर आप एक पोजीशन ओपन करते हो, स्टिल देयर इज अ 50-50 चांस वो प्रॉफिट में जाएगा या लॉस में जाएगा।
और मैं अगर एक पोजीशन ओपन करता हूँ विद अ स्टैटिस्टिकल एज, विद अ स्ट्रैटेजी, तो देयर आई हैव अ बेटर चांस कि वो मेरे फेवर में जाएगा क्योंकि मेरे पास एक स्ट्रैटेजी है. बट इवन इफ अ 0% इन ट्रेडिंग स्टार्ट्स, स्टिल 50-50 चांस है. तो एंड में इट कैन बी गैम्बलिंग अगर आप रिस्क मैनेजमेंट नहीं कर रहे हो. अच्छा, आपका सबसे बड़ा ट्रेडिंग लेसन क्या है जो आप पैसे लेके सिखाते हो, वो मेरे ऑडियंस को फ्री में सिखाओ? तो मेरा सबसे बड़ा ट्रेडिंग लेसन है लिक्विडिटी. जो न्यूयॉर्क सेशन होता है, न्यूयॉर्क सेशन जब ओपन अप होता है तो न्यूयॉर्क सेशन में जो वॉल्यूम आएगी, अब वॉल्यूम बड़ी आएगी क्योंकि सबसे मेजर सेशन होता है मार्केट का, राइट. अब उस सेशन को सक्सेसफुली उसका मूव लाने के लिए मार्केट को चाहिए लिक्विडिटी, मार्केट को चाहिए रिटेलर के स्टॉप लॉस. तो कभी भी ये ऑब्जर्व करना कि गोल्ड में जो न्यूयॉर्क सेशन ओपन होता है उसके ओपन होने से पहले एक फेक मूव आता है, वो फेक मूव सबके स्टॉप लॉस लेके जाता है और फिर एक्चुअल मूव आता है. या पैसा लेके सिखाते हो? बिल्कुल फ्री में सिखाया है? फ्री में सिखा. बता देना ऑडियंस सब कमेंट करके, फ्री में सिखाया है ना? बिल्कुल कहीं बोला नहीं आपने? नहीं बोला है. अच्छा, फॉरेक्स मार्केट और स्टॉक मार्केट में क्या डिफरेंस है? सो स्टॉक मार्केट में आप कंपनी के शेयर्स बाय और सेल करते हो, जबकि फॉरेक्स मार्केट में आप करेंसीज बाय एंड सेल करते हो, उसके कन्वर्जन पे आप प्रॉफिट करते हो. अच्छा, मेरा ये मानना है कि नेटवर्किंग बनाने से आपका धंधा नहीं बनेगा, क्योंकि जो आपको जानेंगे ना वो आपका प्रोडक्ट खरीदेंगे नहीं. आपको क्या लगता है कि नेटवर्क बनाने से धंधा बढ़ता है? 100% बढ़ता है मेरे हिसाब से. नेटवर्किंग के बगैर धंधा बढ़ाना बहुत मुश्किल. मैंने बनाया सर, कैसे? जीरो नेटवर्किंग. मैं किसी आदमी से 1 रुपया लेता नहीं हूँ, किसी को एक देता नहीं हूँ, फिर वो किसी से कोई काम नहीं है, फिर भी मैं आज 150 करोड़ की कंपनी बना के बैठा हूँ. लेकिन आपको कंपनी बिल्ड करने के लिए आपको बिजनेस रिलेशनशिप्स बनाने पड़े नहीं होंगे. बनाने पड़े. नहीं बनाने पड़े. मैं एक रिलेशन नहीं बनाया किसी से भी. चाहे कितनी बड़ी कंपनी का कोई भी फाउंडर हो, मेरे साथ काम कर रहा, फिर भी नो रिलेशन. मैं नहीं जानता. बट आपके एम्प्लॉयज के अमंग्स तो आपको नेटवर्क बनाना आई पड़ा. डोंट नो वो क्या कर रहा है. मैं मेरी बात कर रहा हूँ, मैंने बिजनेस बनाया. नहीं, बट अब बिजनेस बनाने के लिए आपको बिजनेस कंपनी के अंदर भी तो नेटवर्क क्रिएट करना पड़ा ना एम्प्लॉयज का. एम्प्लॉयज कैसे ढूंढने आपके? हाँ, वो नेटवर्किंग एक नेटवर्किंग है. हाँ, तो एम्प्लॉय वाली नेटवर्क. एंड ऑफ द डे नेटवर्किंग तो करनी है. कोई भी बिजनेस कर लो, चाहे कंपनी के अंदर चाहे कंपनी के बाहर. मतलब मैंने समझ में नहीं आया, थोड़ा वापस बताओ. मतलब क्योंकि मैं तो उनको पैसे दे रहा हूँ ना, नेटवर्किंग नहीं कर रहा हूँ. मैं आपको सैलरी दे रहा हूँ, आप मेरे पास आ रहे हो, काम कर रहे हो, करेक्ट. तो देयर इज नो नेटवर्किंग. करेक्ट. आप मेरे साथ कल काम नहीं करोगे, मैं आपको पैसे नहीं दूंगा. तो करेक्ट. तो अगर आप एक फाउंडर हो जिसने 150 करोड़ की कंपनी बनाई है, तो आपको मुझसे बेहतर पता होगा कि सिर्फ एक एम्प्लॉय को एम्प्लॉय की तरह ट्रीट करने से कंपनी बड़ी नहीं बनती है. आपको एक एम्प्लॉय को एक विनर, एक टीम लीडर की तरह ट्रीट करना पड़ता है. और टीम लीडर आप ऐसे ही रेज्यूमे बाहर लिंक्डइन पे सर्च करके नहीं मिलेगा आपको. टीम लीडर आपको उसके साथ रिलेशनशिप बनाना पड़ेगा, आपको उसके साथ नेटवर्किंग करनी पड़ेगी. तो नेटवर्किंग चाहे वो कंपनी के बाहर हो कंपनी के अंदर हो, करनी तो पड़ेगी. आपने ट्रेडिंग लॉसेस को कैसे हैंडल किया? मतलब सबसे बड़ा लॉस कौन सा हुआ आपका, और आपने कैसे उसको ओवरकम किया? तो ट्रेडिंग लॉसेस को मैंने हमेशा मेरा एक सिंपल रूल रहा है कि या तो आज मेरा एक लॉस हुआ है, या तो मान लो आज मैंने एक ट्रेड लिया मार्केट में, या तो मुझे लर्निंग देना चाहिए या तो मुझे अर्निंग देना चाहिए. अगर अर्निंग भी नहीं दिया और लर्निंग भी नहीं दिया, इसका मतलब मैं नहीं सीख रहा हूँ प्रॉपरली. तो आज अगर मेरा लॉस हुआ है, या तो मैं उससे सीखूंगा, और अगर आज मेरा प्रॉफिट हुआ या तो मैं उससे पैसे कमाऊंगा. तो ये मेरी फिलॉसफी हमेशा रही है. और स्टार्टिंग में जब आप कोई भी प्रोफेशन शुरू करते हो तो आप एक फ़ीस पे करते हो कोई इंस्टीट्यूशन को. बट इन ट्रेडिंग मार्केट आपका इंस्टीट्यूशन है. आप स्टार्टिंग में जो 1 साल 2 साल लॉस करोगे ना, वो आप एक्चुअली मार्केट को फीस पे कर रहे हो आपको लेसन्स देने के लिए. क्योंकि कुछ लेसन्स ऐसे होते हैं जो आप मार्केट में जब तक ट्रेड नहीं करोगे तब तक मैं आपको कितना भी बोल लूँ कि ये गलती मत करना, बट आप जब तक वो लॉस खुद नहीं करोगे ना, आपको समझ में नहीं आएगा. मतलब आपके इंस्टाग्राम पे, मतलब एक रील पे तो शायद 57 मिलियन व्यूज कुछ. राइट. कैसे हो गया? मतलब तो आपने उसमें क्या किया ऐसा? तो उसमें मैंने एक गाड़ी दिखाई थी जो 125 करोड़ की थी, जिसमें गाड़ी से ज़्यादा महंगा नंबर प्लेट था. 80 करोड़ के आसपास का नंबर प्लेट था 40 करोड़ की गाड़ी पे. आपकी गाड़ी है? नहीं, मेरी नहीं. एक दिन होगी. हाँ, तो वो आपने गाड़ी दिखाई थी इस वजह से. करेक्ट. तो लोगों को लग्जरी देखना ज़्यादा पसंद है. हाँ, 100% लोगों को मेरा ये मानना है कि सोशल मीडिया पे लोग जो है सिर्फ देख के खुद को दिलासा दे देते हैं कि अच्छा चलो मैंने देख लिया, मैंने मोटिवेशन कंटेंट देख लिया. लोगों को एक्चुअली मेहनत नहीं करनी. लोगों को सिर्फ ऐसा फील करना है कि मैं कुछ कर रहा हूँ. एक बहुत बड़ा ट्रैप क्रिएट हो गया सोशल मीडिया में आज, जहाँ पे लोग मोटिवेशनल कंटेंट देख के खुद को दिलासा दे रहे हैं कि मैं ना दूसरों से बेहतर हूँ, जबकि एक्चुअली उनका एक्शन बिल्कुल कुछ भी नहीं है. सही करो. अच्छा, आपके हिसाब से लॉन्ग टर्म बेस्ट इन्वेस्टमेंट क्या है? मतलब 5 साल 10 साल वाला. बिटकॉइन, इथेरियम, गोल्ड, सिल्वर. यार फिर मेरे तो डूब गया ना. आपने गलत एक्सचेंज के साथ डाला था. मुझे तो वो फाउंडर टीवी पे, एबीपी न्यूज़ और जी टीवी उन पे न्यूज़ पे आके बोल रहा था कि ये बस बेस्ट है. मेरे को लगा फाउंडर वहाँ पे आके बोल रहा है और न्यूज़ चैनल पे आके बोल रहा था बेस्ट होगा. पैसे डूब गए 2 लाख मेरे तो. क्योंकि कंपनी गलत थी. आपको मुझे गोल्ड क्या वॉलेट पता, बनाना वो फाउंडर बोल रहा है वहाँ पे आके. तो फाउंडर तो कुछ भी बोलेगा. वो कैसे तो पता करे कोई? तो बेसिक समझो क्रिप्टो मार्केट का.
और कभी भी कोल्ड वॉलेट यूज़ करो, डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट यूज़ करो। पहले सीख लो कि वॉलेट को कैसे यूज़ करते हो, सिर्फ डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट यूज़ करो। एक्सचेंजेस में ज़्यादा पैसे मत रखो, एक्सचेंज कभी भी भाग जाएगा, कोई रेगुलेट नहीं कर रहा है, कोई पकड़ने वाला। मेरी गलती सिर्फ इतनी थी, बस मैंने बस देख के कर दिया, सीखा नहीं। एग्जैक्टली। आपसे ऐसा ही करूँगा ढंग से। मतलब आप लॉन्ग टर्म में बिलीव करते हो या शॉर्ट टर्म में बिलीव करते हो? मेरा मेरा मानना थोड़ा अलग है। मैं लॉन्ग टर्म में बिलीव नहीं करता हूँ जब तक आपके पास बड़ा कैपिटल नहीं है इन्वेस्ट करने के लिए। क्योंकि लोग जो है 50,000 रुपये एक इंसान अगर कमा रहा है, उसको 25,000 रुपये बच रहा है, फॉर एग्जाम्पल 25,000 रुपये वो इन्वेस्ट करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा कितना हो जाएगा? 25,000 2.5 लाख रुपया होगा। 10x बेस्ट केस सिनेरियो पकड़ लो, 2.5 लाख में किसी की ज़िंदगी नहीं बदलने वाली है। एक मेडिकल इमरजेंसी आएगी, आप खाली हो जाओगे। मेरा मानना ये है कि जब तक आपके पास 1 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट करने के लिए नहीं है, 50 लाख तक का इन्वेस्टमेंट करने के लिए नहीं है, तब तक आपको खुद के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए। इन्वेस्ट दैट मनी टू लर्न न्यू स्किल्स, इन्वेस्ट दैट मनी टू ट्रैवल, दूसरे नेटवर्किंग इवेंट्स पे जाओ, लोगों से मिलो, अपनी वैल्यू इंक्रीज़ करो। एंड जब अपनी वैल्यू आप इंक्रीज़ करोगे तो आपकी इनकम इंक्रीज़ होगी, इनकम इंक्रीज़ होगी तो बड़ा कैपिटल आएगा और तब इन्वेस्ट करने में मज़ा आएगा। आपको क्या लगता है कि इंडिया में 99% ट्रेडर फेल हो जाते हैं? इंडिया में, पूरी दुनिया में 99% लोग फेल होते हैं ट्रेडिंग में, क्योंकि सबसे पहली तो नॉलेज की क्लैरिटी नहीं है, नॉलेज बिल्कुल नहीं है। ऊपर से जो लोग ट्रेडिंग कर लेते हैं, जिनको एक स्ट्रैटेजी मिल भी जाती है, वो डिसिप्लिन के साथ फॉलो नहीं कर पाते, अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते। और जो मार्केट है वो डिज़ाइन ही इस तरीके से किया गया है कि रिटेलर का लॉस होए। अच्छा, आज मेरी ऑडियंस को 1 करोड़ रुपए कमाने हैं 5 साल में। 1-2 साल का नहीं ले रहा हूँ मैं, ठीक रहना, 5 साल का ले रहा हूँ। तो बताओ 5 साल में 1 करोड़ रुपए बैंक अकाउंट में कैसे आ जाएंगे? तो 5 साल में सबसे पहले आपको एक स्किल सीखनी है। ऐसी स्किल चूज़ करो जिसकी वैल्यू मिलियनर्स को और बिलियनर्स को है। अब दैट कैन बी सोशल मीडिया, दैट कैन बी कंटेंट क्रिएशन, बिकॉज एक टाइम के बाद जब आपके पास बहुत पैसा हो जाता है ना, तो आप रेलेवेंस सीख करते हो। एंड दैट इज़ व्हाट मोस्ट ऑफ द पीपल नाउ आर डूइंग, कि पैसा तो कमा लिया बट मुझे तो कोई जानता ही नहीं है, अब मुझे फेमस होना है। तो आप कंटेंट क्रिएशन देखो, कंटेंट क्रिएशन सीखो, ये सीखो कि रील्स वायरल कैसे कर सकते हो, किसी का पर्सनल ब्रांड कैसे बिल्ड कर सकते हो। दैट इज़ अ वेरी गुड स्किल। अब आपको अगर वो स्किल आ गई, देन अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करना स्टार्ट करो। स्टार्टिंग में फ्री में काम करो लोगों के लिए, रिजल्ट्स के बेसिस पे पैसे लो, चार्ज करो। शायद पहला साल कुछ भी नहीं कमाओगे। सेल्स सीखो, बिकॉज कोई भी प्रोफेशन है, अगर आपको खुद को सेल करने नहीं आ रहा है, आप नहीं कर सकते बिजनेस। सेल्स आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेरी नंबर 1 बुक सेल्स के लिए हाउ सेल लाइक क्रेजी बाय साबरी सुबी, वेरी गुड बुक, मैंने खुद पढ़ी हुई है। दैट इज़ अ गुड बुक। सेल्स आनी चाहिए आपको, सेल्स सीखो, हाई इनकम स्किल सीखो, जो लाइक मैंने कंटेंट क्रिएशन का एग्जांपल दे दिया, वो सीखो। उसके बाद जब ये स्किल्स आ जाएगी तो फोकस ऑन एवरेज इनकम, जिससे आपका एक्सपेंसेस निकलना शुरू हो जाए। एक बार एक्सपेंस निकल जाएगा, उसके ऊपर जो भी इनकम आ रही है उसको इन्वेस्ट करो नेटवर्किंग में और ट्रैवलिंग में। लोगों से मिलो, बाहर जाओ जहाँ पे आपके चांसेस ऑफ मीटिंग अ मिलियनेयर इंक्रीज, जैसे दुबई हो गया, मायामी हो गया, कनाडा हो गया, यूके हो गया। ये सारी इंडिया में बड़े बड़े इवेंट्स पे जाने का ट्राई करो, नेटवर्क बिल्ड करो। मिलियनेयर से मिल गए, अब ट्राई टू पिच देम योर स्किल, शो देम योर पोर्टफोलियो। एक बार ये हो गया, उसके बाद नाउ यू कैन वर्क ऑन देम फॉर प्रॉफिट शेयरिंग बेसिस। एक वो फकिंग वाली रील आपकी वायरल रहती है, हमने अच्छा। कुछ बोला था ऐसा, व्हाट द फक दे आर डूइंग, हाँ राइट। एक बार वो कोट कर दो। तो वो रील ऐसी थी कि अगर मैं अपनी मम्मी को आज बोलता हूँ कि मैं महीने का 70,000 रुपये कमा रहा हूँ, शी विल थिंक आई एम द बेस्ट इन द वर्ल्ड। बट देर आर पीपल जो 2 घंटे की फ्लाइट के लिए 70,000 रुपये पे कर रहे हैं। द क्वेश्चन इज व्हाट द फक डू दे डू, दैट इज द क्वेश्चन। एंड मैं हमेशा ये मानता हूँ कि जब तक आप सही सवाल नहीं कर रहे हो ना, तब तक आपको जवाब नहीं मिलेगा। लोगों के सवाल ही गलत होते हैं। लोग सवाल ये करते हैं कि मेरे पास पैसे कम क्यों है, मेरी लाइफ ऐसी क्यों है। आपके सवाल ये होने चाहिए कि मैं अपनी लाइफ को वैसा कैसे बना सकता हूँ, मैं 70,000 रुपये कैसे खर्च कर सकता हूँ 2 घंटे की फ्लाइट पे। तब आपका दिमाग उस तरीके से काम करने लगता है और आपको सोल्यूशन मिलना शुरू होता तो क्या आपको लगता है आज के सवालों से लोगों के दिमाग में कुछ खलबली मचेगी? है। 100% मचनी चाहिए, अगर नहीं मच रही तो प्रॉब्लम है। चलो यार, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन दिस शो। थैंक यू फॉर हैविंग मी। काफ़ी अच्छा लगा बात करके, इंसाइटफुल थिंग्स, और मैं भी शायद मिलियनेयर बनूँ आपकी तरफ बहुत जल्दी। ऐसी आशा रखते हैं हम। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच।